Hello everyone. In this module, we are going to learn about containerization. Containerization is a recently emerged paradigm. So we'll see that what are containers, how they are different from traditional virtualization, what sort of virtualized environment they actually provide. There are multiple types of containers offered by different providers. So let's start and explore the topic. Containers उसमें is going to be the first topic. हमने already virtualization को देखा है and we have seen that virtualization में हम क्या करते हैं, we create an illusion of something. और इस virtualization को जो हमने ज़्यादा discuss किया या जो हमारा major context था, that was more hardware virtualization या server virtualization या desktop virtualization. We have discussed that thing. Desktop या server या hardware virtualization में what we actually do is we create an illusion of a hardware. हम एक वो जो hardware servers जो आपके होते हैं उनका हम virtual server create कर देते हैं या virtual hardware create कर देते हैं and we do it generally with the help of a virtual machine monitor or a hypervisor और उसके through हम इसको create करते हैं. But containerization actually extends the scope to the OS level as well. That's why generally for the servers virtualization, we use two type of mechanism. The first one is the traditional virtual machine based, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने पहले discuss किया था in the last chapter as well, in which we actually do the virtualization at the hardware level. So you can have that, or you can even have an ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन इज दैट. ठीक है, आपकी जो ओएस लेवल की वर्चुअलाइजेशन यू कैन हैव दैट. तो ये जो ओएस लेवल की वर्चुअलाइजेशन होती है, दिस इज एक्चुअली बीइंग डन थ्रू कंटेनर्स. या आप यूं कर सकते हैं कि वो जो आपके एक आइसोलेटेड वर्क स्पेस या आइसोलेटेड जो आपने चीज क्रिएट करनी है, जिसको आप हार्डवेयर लेवल की केस में वर्चुअल मशीन कहते हैं, इन द केस ऑफ ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन यू से इट अ कंटेनर. ठीक है, तो क्वाइट सिमिलर है उससे, but the level and the benefits and the other things they are different. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हार्डवेयर आपका वर्चुअलाइज नहीं होता. सो दिस इज रिलेटिवली अ न्यूअर पैराडाइम एज कंपेयर टू हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन. जो हार्डवेयर लेवल की हमने बात की थी कि इट एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग. ठीक है, काफी पहले से होती थी, आपके मेन फ्रेंड्स के टाइम में भी होती थी. x86 बेस्ड में अभी 15-18 साल हुए. और जो ओएस लेवल की वर्चुअलाइजेशन है ये उससे रिलेटिवली. ठीक है, इसको भी तकरीबन 10-15 साल हो चुके हैं, लेकिन पहले इतनी फेमस नहीं थी. बट नाउ इट हैज बिकम टू मच पॉपुलर. और इसकी पॉपुलैरिटी जो है इट्स बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स. दैट्स व्हाई अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है. मैं खुद भी जब भी कोर्स पहले पढ़ाता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको एक मामूली से डिस्कस करता था, लेकिन फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स आई हैव included a complete chapter onto operating system virtualization, cause of the fact because अभी बहुत ज्यादा इसकी जो है ना proliferation हो चुकी है और बहुत ज्यादा यूजेज हो चुकी है इसके due to its advantages. So this is an OS level virtualization जिसमें हम क्या करते हैं, we create multiple user spaces जिनको हम containers कहते हैं. We create them और उसके जो अंडरलाइन कर्नल है दैट इज जस्ट वन. एक ही कर्नल, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम मल्टीपल वर्क स्पेसेस क्रिएट करते हैं. और वो जो वर्क स्पेसेस हैं उनमें जो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, those applications they take an illusion that there are multiple operating systems and eventually the systems are running on this machine. ठीक है, सो जबकि हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन ये जो ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन उसमें आपकी जो एप्लीकेशन है, यस दे आर कंटेन इन ओएस, बट दोस ओएसएस आर सेपरेट. तो वो अलग-अलग ओएसएस हम इंस्टॉल करते हैं, मल्टीपल वीएम्स उनके अंदर हम ओएस इंस्टॉल करते हैं. एवरी ओएस थिंक्स दैट ही हैज हिज ओन डेडिकेटेड हार्डवेयर. तो उसमें हार्डवेयर की इल्यूजन होती है कि हार्डवेयर उसका डेडिकेटेड है. Whereas in the case of containers, they have an illusion, applications have an illusion कि उनका अपना अलग separate operating system. So that's why it's been said as operating system level virtualization.
So the container, it's a virtual runtime environment which runs on top of a single operating system kernel, and it actually emulates an operating system rather than the hardware. Particularly if you contrast it with the other model, जो कि हमारा उसका है OS level virtualization का है, so it's different from that. So containers, they actually offers a logical packaging mechanism in which you actually make your application abstract or isolated from the underlying environment. तो जो underlying environment होता है उससे आपको जो है वो separate कर देते हैं, isolate कर दिया जाता है, और मेनली ये सबसे मेजर बेनिफिट मिलता है आपको कंटेनर्स के केस में. इट्स जस्ट लाइक जिस तरह वीएम्स के केस में भी है, दे गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर, और उसमें ये होता है कि यू कैन रन अ वीएम अक्रॉस एनी हार्डवेयर. वो उसी तरह आप पैक करते हैं, वीएम को उठाते हैं और वीएम को किसी और हार्डवेयर पे भी चला लेते हैं इफ देयर इज एन वर्चुअल मशीन मॉनिटर देयर या हाइपरवाइजर. सिमिलर इज फॉर कंटेनर्स. कंटेनर्स के लिए कंटेनर इंजन होता है इनको चलाने के लिए. सो कंटेनर इंजन अगर मल्टीपल ओएसएस के ऊपर इंस्टॉल होगा, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन pick that container from one machine, and you from one operating system running on top of a machine, and then you can run in on top of another operating system whoever has that container engine. ठीक है, तो उसी तरह की आइसोलेशन है, उसी तरह की डीकपलिंग है, बट द लेवल इज डिफरेंट. और ये डीकपलिंग जो है वो उसका जो बड़ा मेजर बेनिफिट है, दैट इज वेरी इजियर एंड वेरी रैपिड डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट्स बड़ी क्विक है. एक बड़ी मेजर रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ कंटेनर इज द DevOps अप्रोच. DevOps अप्रोच का आपको पता होगा कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस देयर आर बीन कैरिड आउट बाय द सेम पर्सन, are very closely integrated teams. So development is very fast, and then actually the deployment is very fast. Containers के केस में you can deploy the containers very quickly. ठीक है, आपको existing चीजों को इफेक्ट ज्यादा नहीं करना पड़ता. You can even have a canary deployments as well, जिसके अंदर आप कुछ जगहों पे पहले roll out करते हैं, then you roll out to the others. और you can deploy containers across multiple type of systems. एक और VMs की निस्बत थोड़ा सा comparatively फायदा ये है, generally जो VMs हैं, yes you can deploy onto your laptops or on your machine, but generally they have been deployed onto servers. ठीक है, और वो servers पे की जाती हैं. लेकिन जो ये है containers हैं, they are being deployed, they are more lightweight, or they have been they can be deployed easily onto your laptops, onto your desktops, on servers, on large scale servers, in data centers, in public cloud, private cloud. You can deploy them anywhere. Okay, so containerization, it provides a clean separation of concern. है क्या कंटेनर में? कंटेनर में उसी तरह है, let's say you are going to run a server, so you are going to install or deploy a server or build a server within a container. ठीक है, एक isolated workspace बन जाएगी just like a VM. लेकिन VM में पहले आप OS इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे OS इंस्टॉल नहीं होगा. All the containers, all the workspaces are going to use the same operating system. वो शेयर होगा ना उधर, उसका जो kernel है. So every container is going to have a user space, और उस user space के अंदर वो application इंस्टॉल होगी, and you can have then its runtime, और वो जो libraries और वो चीजें उसके साथ चाहिए वो उस कंटेनर के अंदर आ जाएगी. अब आप उस कंटेनर को उस एक कंटेनर रन टाइम के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, then you can take it out and you can run it onto another container engine or another operating system. ठीक है जी, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें जो है डिप्लॉयमेंट की रेडीनेस और फास्ट और रैपिड डिप्लॉयमेंट मिलती है. If you compare the containers with the virtual machines, so the virtual machines आपको पता है they are abstraction of physical hardware. ठीक है, तो वो physical hardware को abstract करके उसकी illusion create करते हैं, and a physical server seems to like multiple virtual servers. और so इसके ऊपर जो आप virtualization का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, we say hypervisor या virtual machine monitor, which allows multiple VMs to be created on and run on a single machine. ठीक है, और हर VM के लिए जरूरी होता है
that VM needs to have its own operating system, and those operating systems can be different. ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, जिसकी भी वो hypervisor support देता है, so they can be created Windows हो सकता है, वो Red Hat Enterprise Linux हो सकती है, Fedora Ubuntu, कुछ भी हो सकता है. And in comparison to that, containers, they are an abstraction at the app level. ठीक है, जो operating system के on top of that they create an abstraction. So they abstract the application or the server application servers from the operating system. ठीक है, जबकि वर्चुअल मशीन्स के केस में क्या है, एब्स्ट्रैक्शन किसकी मिल रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है. हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सीज वर्चुअल मशीन्स अंडरलाइन, सो ये नीचे अपने अंदर जो है वर्चुअल मशीन्स को देख रहा होता है इन केस ऑफ VM. जबकि कंटेनर्स के केस में जो इवेंचुअली चूंकि हमारा जो असल काम करना है वो किसने करना है, वो एप्लीकेशन सर्वर्स ने करना है. वो हमने VMs में भी एप्लीकेशंस चलानी है या एप्लीकेशन सर्वर्स चलाने हैं, और कंटेनर्स में भी वही करना है. तो कंटेनर्स में जो एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, they are going to see isolated operating system which are in fact one operating system. और उनको फील यही होगा कि अच्छा जी मल्टीपल वर्क स्पेस में मेरी सेपरेट वर्क स्पेस है और सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, but in fact it's one operating system. It's only the operating system which knows कि अच्छा मैं एक और I'm giving this illusion. So multiple containers, they can run on the same machine and share the operating system kernel with other containers. It's quite similar if you compare it with the virtual machines. So in case of a virtual machines, you run multiple VMs on the same physical machine and share the same hardware with other virtual machines. In this case, in containers, you share the same kernel with other containers. ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है कि VMs के अंदर आप मशीन को शेयर करते हैं और इसके अंदर कर्नल को शेयर करते हैं, मींस OS को आप शेयर करते हैं. कंटेनर्स, अब ये सबसे जबरदस्त बात जो कंटेनर्स का जो सबसे बड़ा फर्क है VMs के ऊपर, जो सबसे मेजर रीजन है व्हाई वी नीड टू हैव कंटेनर्स. VMs भी देखें जी पैक होती हैं, आइसोलेट होती हैं, मूव करना आसान है. कंटेनर्स भी पैक होते हैं, आइसोलेट होते हैं, मूव करना आसान है. यस, मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हैं किसका ज्यादा इजी, क्या डिफरेंट, देयर आर थिंग्स, पर जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट इज दिस वन, कि कंटेनर्स की जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है they are much lesser than the VMs. क्योंकि अगर if you are running one application server or one application per user space, तो जो VM है उसके अंदर आप एक OS इंस्टॉल करेंगे और उस OS के अंदर एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे. Whereas in the case of containers, you are going to have multiple, you are going to have one machine with one OS, and then you are going to run multiple applications onto that one operating system. ठीक है, तो इसके अंदर जो आपकी रिसोर्स की जो वेस्टेज है वो बहुत कम है, क्योंकि VMs के केस में आप उसी OS के अंदर उसी हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल VMs इंस्टॉल कर. अब ये जो मैं कह रहा हूँ दिस गोइंग टू बी मोर क्लियर टू यू फ्रॉम द फोर्थकमिंग स्लाइड, जिसमें इसको विजुलाइज करेंगे. सो VM दे कैन आल्सो बी स्लो टू बूट, क्योंकि VMs में पहले OSs ने बूट होना या OSs ने लाइव होना. यस, जनरली वी डू नॉट बूट देम फ्रॉम स्क्रैच, we make them live, वो snapshot लिया होता है, but again the whole OS is going to be restored. ठीक है, वो snapshot yes quickly हम उसे करने की कोशिश करते हैं, but it's a big OS along with an application. Whereas in the case of container, OS is there, it's running, and we have to only restore what container. ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा मेजर फर्क. So यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि what is the difference. तो difference क्या है जी? In case of virtualization, we do have physical infrastructure. What we do is यहाँ पे type 1 hypervisor दिया हुआ है because this is more close. Type 2 आपको पता है उसमें तो wastage और ज्यादा होती है. जो इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, I'm using now again ये जो है क्या कहते हैं Zoom का बेसिक वर्जन यूज कर रहा हूँ, so it has a limit of 40 minutes. I'm going to restore the same session. ठीक है, तो आपने सेम ही सेशन को दोबारा ज्वाइन करना है. ये 10 मिनट्स कह रहा है कि रहेगी. एनीवेज, सो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास फिजिकल सबसे नीचे. On top of that, you are running a virtual machine monitor or a hypervisor. So this is a type 1. And then you are running multiple operating system. They can be anyone similar or different. And then you are running application. ठीक है, अच्छा अक्सर उनमें ये एक ही लिखी होती है, there is no constraint, you can run multiple application or one application. But generally in case of
जो सर्वर्स के एनवायरनमेंट हैं या जहाँ पे हम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो दे जनरली रन वन एप्लीकेशन पर वीएम, दे कैन रन मल्टीपल, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट दे जनरली रन वन एप्लीकेशन पर सर्वर। सो एक में शायद वेब सर्वर रन कर रहे होंगे, तो हम इसे कहते हैं कि यस दिस गिव्स अ वेरी गुड सर्वर कंसोलिडेशन। इस सर्वर मशीन, ये जो एक फिजिकल मशीन है, इसकी बहुत अच्छी यूजेज हो रही है कि बिकॉज वी हैव क्रिएटेड मल्टीपल वर्क स्पेसिस। तो ये जो वर्क स्पेसिस हैं क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में VMs हैं जिनके अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। बट इफ यू लुक एट द कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट, so what we do is on top of an infrastructure we just have the similar operating system that you have in your system, ठीक है। इस सिस्टम के ऊपर we just install a container runtime, or even in the Linux, जो Linux के modern versions हैं, they do have this built-in support within the Linux, ठीक है। तो वो Linux के अंदर built-in support इसकी में मौजूद to create Linux containers, जो native containers हैं Linux के, you can create that. और अदरवाइज वो चाहे है या नहीं है, यू कैन हैव अ थर्ड पार्टी रन टाइम, और यू कैन हैव एन रन टाइम जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू हैव अ कंटेनर रन टाइम। ये जो कंटेनर रन टाइम है, ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गोइंग टू रन वन एप्लीकेशन और मल्टीपल एप्लीकेशन। सो ऑल ऑफ दीज एप्लीकेशंस दे आर गोइंग टू रन इनसाइड कंटेनर्स। तो ये कंटेनर्स हो, ठीक है। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी पिक्चर बहुत अच्छी नहीं हो, नेक्स्ट में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यार एप्लीकेशन अलग कंटेनर में, या टू एप्लीकेशन, थ्री एप्लीकेशन और मल्टीपल एप्लीकेशन came in one container along with their libraries as well, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे मजीद कंपेयर करके बताऊं with the traditional virtual machines and container, तो ये जो हमारा जर्नी है, it started from here and span, okay, so this is the traditional deployment। ये वाली जो है, ये traditional deployment में क्या होता है, you do have one hardware, you have operating system and you run multiple applications on top of that। But if you move towards the virtualized environment, जो typical virtual machines का है, so what we do is we do have a hardware, then again यहाँ पे ये show करती है इन्होंने type 2 hypervisor। So if you can take it out as well, आप इसको खत्म भी कर सकते हैं, जो ज्यादा बेहतर है। मैं I would suggest कि इसको खत्म कर दें, ये क्योंकि ज्यादा वेस्टेज है। And on top of hardware you can have directly a hypervisor, and on top of a hypervisor you are going to have multiple virtual machines। so एक virtual machine में typically एक app है, but you can have multiple apps। और उस virtual machine में first you are going to have operating system, then you are going to install an app, and for that app you are going to have some runtime libraries, binaries, runtime environments, all these things which are going to support the execution of this application। अगेन जो मैंने अभी पहले बात की कि जनरली जो है वो ऐप को आप क्या करते हैं कि एक ऐप, वन ऐप पर वीएम आप करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर ट्रू। अच्छा, अब इस चीज के एडवांटेज एक बहुत बड़ा है इस वीएम का, इसको कंपेयर अगर इससे करें तो एक्चुअली दिस इज नॉट वन दिस टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट। जनरली होती है क्या है, एक हार्डवेयर है, उस पर ओएस है, उस पर एक ऐप है, इसी तरह का एक और भी टूल होगा, ठीक है। हार्डवेयर होगा, उस पर ओएस होगा और उस पर ऐप होगी। तो इसी को कंसोलिडेट करने के लिए हमें ये वीएम्स पायदा, तो हमने वीएम्स कर ली और वीएम के अंदर हम कर रहे हैं। तो वीएम क्या कर रही है, एक ही हार्डवेयर पे इसको यूज कर रहे हैं। अब जब हम कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर क्या करें, एक हार्डवेयर है, उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल किया, उसके ऊपर कंटेनर रन टाइम, इट्स गोइंग टू बी वेरी लाइट वेट सॉफ्टवेयर जो कंटेनर रन टाइम होगा along with the container engine, and it's going to run the containers। तो आप कंटेनर्स क्रिएट कर देंगे which are the isolated workspaces, so they are quite similar to virtual machines। और इस कंटेनर के अंदर अब क्या होगा, नॉट एन ओएस बट ओनली द एप्लीकेशन along with their dependencies, जो जो उनकी डिपेंडेंसीज हैं, कोई लाइब्रेरीज हैं, कोई एपीआईज हैं, कुछ और हैं, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 whatever you want to have, ठीक है। और ये लाइट वेट है, इनमें से कुछ बहुत छोटे कंटेनर हो सकते हैं, कुछ बड़े कंटेनर्स होंगे। वेयर इन द केस ऑफ वर्चुअल मशीन अगर आप देखें ना, तो वर्चुअल मशीन जो है वो एटलीस्ट एक बड़े रीजनेबल साइज की जरूर होती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक है। एक ओएस, दो ओएस, तीन ओएस, चार ओएस, जितने आपने वीएम्स क्रिएट किए होंगे, यू आर गोइंग टू नीड दैट मेनी ओएस। तो ओएसएस आपको पता है ठीक ठाक साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी 16 जीबी का एक सर्वर है, छोटा सर्वर है, तो उसके अंदर ओएस चार लगे हुए हैं, तो चार ओएस ही उसमें 8-10 जीबी या 8 जीबी या 7 जीबी या 6 जीबी जरूर जगह ले रही है, ठीक है, विच इज अ वेस्टेज। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली ये जो मल्टीप्लिसिटी है,
ये वाला काम आ गया कि हाइपरवाइजर की जगह अब आप क्या करें, ओएस ही रहने दें। ओएस के ऊपर यू जस्ट इंस्टॉल अ कंटेनर रन टाइम और उसके ऊपर कंटेनर, ठीक है। तो थोड़ी सी ये शायद डुप्लीकेशन होगी कि लाइब्रेरीज अलग-अलग वो शायद डुप्लीकेट हुई हो, हर ऐप के साथ चूंकि आपने बंडल कर दी है, पहले शायद शेयर होती थी इन अ सिंगल एनवायरनमेंट, तो थोड़ी सी डुप्लीकेशन, बट इट्स वेरी स्मॉल साइज। लेकिन वो जो ओएस जो बड़े साइज का एक एंटिटी होती है, दिस इज वन, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि जी आपको जो साइज है, चाहे वो परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए, और खास तौर से आपकी टेम्परेरी स्टोरेज या टेम्परेरी मेमोरी जो रैम होती है उसके लिए, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेस्टेड। और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक के अपने प्रोसेसेस होते हैं, वो भी चल रहे होते हैं। तो मेमोरी के ऊपर, आपके सीपीयू के ऊपर, तो वो सीपीयू पर भी चलना है, और बाकी चीजों के ऊपर भी दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। जी मोहसिन, आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। सर इस लिहाज से तो फिर कंटेनर ज़्यादा इजी हुआ जी जी डिप्लॉयमेंट के लिहाज से। बिल्कुल, कंटेनर की तो डिप्लॉयमेंट हम वैसे कंपैरेटिवली, और सर हम फिर सबसे मेजर जो बेनिफिट है वो, वैसे तो अभी बहुत सारे इस तरह आएंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू वीएम्स, ये जो रनिंग में भी एडवांटेज है आपको। नंबर वन, ये जो रन टाइम है यस सर। उसमें आपने इसको उठा के रन करना शुरू कर देंगे विदाउट हैविंग वो जो ओएस अलग-अलग आपको चाहिए थे वो नहीं है। जब ओएस अलग नहीं यस है सर। तो आपकी मेमोरी की भी सेविंग, मेमोरी बहुत ज्यादा यूज हो जाती है, क्योंकि ओएस आपको पता है ठीक ठाक मेमोरी लेता है, ठीक है। यस और सर। अगर आप नॉर्मल साइज का सर्वर यूज कर रहे हैं, तो लेट्स से सर्वर इज यूजिंग 500 मेगाबाइट्स और ओएस जो है वो 2 GB कर रहा है, तो असल काम तो एप्लीकेशंस के लिए ना, सर्वर्स के लिए या ऐप सर्वर्स के लिए, तो जो एक्स्ट्रा चीज है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे मैं शुरू में कहा था, वी डोंट नीड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओएस सिर्फ किस लिए, सिस्टम्स को चलाने के लिए। हमें क्या चाहिए, हमें एप्लीकेशंस चाहिए, हमें एप्लीकेशन सर्विस चाहिए, ये चीजें चाहिए, क्योंकि हमारा काम वो। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे वो वाली जो वेस्टेज है वो हमारी रिड्यूस होगी उसके, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपलिसिटी में है, ये बार बार होता मल्टीपल ऑपरेशन है, सिस्टम। मल्टीपल है। और ये सिर्फ फिर स्टोरेज में नहीं है कि जी अच्छा जी मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है, ये रन टाइम में भी है। जब मल्टीपल ओएस होंगे उसी हार्डवेयर पे चल रहे हैं, तो ओएस के प्रोसेसेस को भी तो चाहिए ना टाइम। ओएस के आप अभी वैसे देख लें, अपने विंडोज में तो 70 80 90 प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जिनमें से ज्यादातर ओएस की, ठीक है। ये तो चले दूसरा यस सर। सिस्टम है और हमने बहुत सारी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल की हुई है, तो ज्यादा चल रहे होते हैं। लेकिन जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जो लाइट वेट आपने बिल्कुल किए होते हैं, उनमें भी ठीक ठाक प्रोसेसेस 20 25 30 तो चल रहे होते हैं। डायमंड प्रोसेसेस बहुत सारे चल रहे होते हैं, तो वो भी सीपीयू पे चलते रहेंगे, तो सीपीयू की भी यूटिलाइजेशन इस केस में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंटेनर्स, ठीक है। तो सर रिलायबल कौन सा है इन दोनों में से? ठीक, रिलायबल कौन सा है सर दोनों में से? देखिए रिलायबिलिटी अपनी अपनी है, इसमें बहुत सारी बहस है। इस पे चूंकि इसमें ये कहा जाता है अच्छा जी ये दिस गिव्स अ बेटर लेवल ऑफ आइसोलेशन, एक और लेवल है, लेकिन बट द थिंग इज अगेन कंटेनर में आपने आइसोलेट किया है, बट दिस इज यस सर। अबव द कर्नल लेवल, ठीक है। यहाँ यस पे सर। जो आइसोलेशन होती है ना वो कर्नल के साथ हो रही है, प्रिविलेज, बिल्कुल सर। ठीक है। सो इन माय ओपिनियन दिस गिव्स यू बेटर। आप वैसे पढ़ेंगे तो ये कंटेनर्स के हक में भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, यदि कंटेनर्स आर मोर रिलायबल, यस सर। मोर आइसोलेशन दे रहे हैं, बट दिस आइसोलेशन इज प्रोवाइडेड एज यूजर स्पेस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीच जी इजी हो सर। जाता है। यहाँ पे ये यूजर स्पेस, चूंकि आजकल हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन है, ये हार्डवेयर असिस्टेड मोड में चल रहे होते हैं ये ओएस, तो अब ब्रीच जो इट्स नॉट वेरी इजी, ओएस लेवल पे ब्रीच मुश्किल है, बहुत स्टेबल है ओएस, ठीक है। और यस सर। वो कर्नल मोड में उनके खास ऑपरेशन जो, जी सर। सो जो हमने डिस्कस किया इसमें कंटेनर्स के अंदर यू गेट दिस एडवांटेज कि आपका जो एग्जीक्यूशन में भी लोड कम हो जाता है ऑफ द सेम एप्लीकेशन, और जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है वो काफी रिड्यूस हो जाती है, सो इवेंचुअली योर रिसोर्स रिक्वायरमेंट गेट्स डिक्रीज, फॉर द रीजन कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल कॉपीज जो है वो नहीं रखनी पड़ेगी। There are many benefits to containers. The first thing is they are really fastly being provisioned. वो VMs का भी है, VMs भी काफी fast provision होती हैं as compared to जो आपका हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर provision जब आप करते हैं so it's quite slow, आपका OS boot होता है, फिर OS
के ऊपर वो सर्वर रन करता है। whereas in the case of VMs you just restore the VMs, आप उसको लेके आते हैं और you make it live, और उसका स्नैपशॉट सेव हुआ होता है, स्टेट सेव होती है, you just restore the state और it start executing। और यहाँ पे आपको जैसे कंटेनर में बताया it's similar to VM, but जो चीज आपने रिस्टोर करनी है उस का साइज काफी कम है। जैसे यहाँ पे जो रिस्टोर आप करते हैं वो इतनी साइज की स्टोरेज जो है वो आप उसको रिस्टोर कर रहे होते हैं, जबकि इस वाले केस में आप सिर्फ इतनी चीज को रिस्टोर कर रहे हैं। सो विच इज गोइंग टू बी मोर फास्टर एज कंपेयर टू VM, and it gives you near bare metal runtime performance। bare metal से क्या मुराद है, ये वाली performance। if you're running an application via an operating system onto a hardware, it gives you almost that level of performance। और VM से काफी इसमें बेहतर होती है, agility ये provide करती है। और ये क्यों करती है, क्योंकि एक बड़ा मेजर चीज ये कि VMs के अंदर खास तौर से अगर आप इम्यूलेटेड एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो VM के अंदर फिर इम्यूलेटेड का तो काफी मसला है, क्योंकि इम्यूलेटेड में फिर क्या होता है कि आपकी जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन की वो उनकी बाइनरी ट्रांसलेशन हो रही है। और अगर इम्यूलेटेड एनवायरनमेंट में नहीं भी है और अगर आप डिफरेंट टाइप के उस पे रन कर रहे हैं, पैरा वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, तो आपकी हाइपर कॉल्स के थ्रू जो है वो लो लेवल एक्सेसेस होती हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे वो वही ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, सबके लिए एक ही है, और दे आर गोइंग टू यूज द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती है। अच्छा, इसमें जनरली जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी जो है कंटेनर्स के केस में वो अभी बहुत ज्यादा उतनी नहीं है। कंटेनर्स जो है वो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट देते हैं, लेकिन द थिंग इज ज्यादातर जो है वो लिनक्स बेस्ड के लिए जाता है, तो लिनक्स में दे आर इंटरऑपरेबल, तो इसलिए इतना ज्यादा इशू नहीं है। देन फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उसी तरह VM की तरह जस्ट कंटेनराइज सिस्टम मींस ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर, और दूसरा कंटेनराइज यू कैन जस्ट कंटेनराइज द एप्लीकेशन इज वेल। सिस्टम से मुराद ये है कि जो पूरा ये आपने along with the libraries and bins and everything you create ये जल्दी सर्वर्स के लिए आप कर रहे हो, और दूसरा सिंपल किसी भी एप्लीकेशन के लिए कि उसकी जो आपने कोई रजिस्ट्री एंट्री वगैरह की होती है वो आप एप्लीकेशन को पोर्टेबल बना देते हैं कि वो कहीं भी चलने लगे। दूसरा लाइट वेट है, जस्ट एनफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जी सिर्फ उतना ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जितनी आपको जरूरत है, rather than having individual operating system for each app, you just have a part of an operating system। उस operating system ने आपको सिर्फ workspace दे दी है, which gives you an illusion कि आपका अपना operating system है, लेकिन वो सिर्फ आपके पास थोड़ा सा उसका part होता है। This concept is called just enough operating system, the only operating system that is being needed। So आपकी जो पेनाल्टी है, जो ओवरहेड्स हैं, वो पर वर्चुअलाइज इंस्टेंस कम है। ये वर्चुअलाइज इंस्टेंस है, जो कंटेनर है ये भी वर्चुअलाइज इंस्टेंस है और ये भी वर्चुअलाइज इंस्टेंस है। तो वो जो पेनाल्टी या वो जो चीज थी कि जी आप जो एक्स्ट्रा ओवरहेड्स जो आप कॉस्ट कर रहे हैं, ये पेनाल्टी जो है ये बहुत ही कम है इन केस ऑफ कंटेनर इमेज, एंड इट्स ओपन सोर्स, और काफी लोअर टीसीओ आपकी होती है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तो इसको आपने जो एक्वायर करना है और फिर इसको यूज करना है, तो इसकी काफी काफी लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू द फिजिकल सर्वर्स एंड इवन द VMs। पॉपुलैरिटी जो है इसकी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, और अडॉप्शन जो है एज कम्पेयर टू VMs इसके ऊपर ज्यादा है। खास तौर से इस पे ज्यादा अडॉप्शन जो है वो बेयर मेटल से डायरेक्ट भी है, लेकिन बहुत ज्यादा अडॉप्शन जो है वो VMs से इसकी तरफ है, VMs के बजाय भी आप VM से मूव कर जाएं ऑन टू कंटेनर्स। इसके अलावा और बेशुमार बेनिफिट हैं, अजाइल एप्लीकेशन क्रिएशन एंड डिप्लॉयमेंट है। आपकी जो इमेज की जो कंटेनर इमेज की क्रिएशन है, इट्स मोर इजियर एज कम्पेयर टू VM images। Developments, integration and deployments are very quick, very rapid। You can do very frequent deployments as compared to VM, क्योंकि VM जो है वो बड़ा बड़ा एनवायरनमेंट, तो ये इसके अंदर वही एग्जिस्टिंग ओएस है। आपका जो डेवलपर है वो अपनी ही उस पे कर सकता है, सिस्टम पे कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट डेवलपर मशीन पे कर सकता है। इसी तरह इट क्रिएट्स अ सेपरेशन ऑफ कंसर्न बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, और जो आपका एप्लीकेशन कंटेनर के बिल्ड और रिलीज टाइम है उन पे ज्यादा फोकस होता है,
बाद में जब आपने डिप्लॉयमेंट्स करनी है, डिप्लॉयमेंट्स आर नॉट मच डिफिकल्ट, वो डिप्लॉयमेंट्स आप बड़ी क्विकली बड़ी इजीली कर लेते हैं। जो फिजिकल सर्वर है उनमें आपको पता है कि एक बड़ा मेजर कंसर्न है वो डिप्लॉयमेंट्स होता है। आपके बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे इश्यूज हैं वो फिजिकल डिप्लॉयमेंट्स की वजह से आ जाती है। वीएम्स इनको बहुत ज्यादा ईज आउट कर देते हैं। और कंटेनर जो है आपको जो बताया, दे आर मोर लाइट वेट, मोर इजियर, उनमें फोकस सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी एप्लीकेशन डिलीवरी के ऊपर है। सो दे मेक द थिंग वेरी इजी टू डिप्लॉय, तो आप उसको इजीली डिप्लॉय कर। इसी तरह आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट लाइफ साइकिल। वो चाहे डेवलपमेंट की है, वो टेस्टिंग की है, वो प्रोडक्शन की है। और आपने अगर कंटेनर में क्रिएट कर दी है कोई एप्लीकेशन, सो द कंटेनर रन सिमिलरली, चाहे आप लैपटॉप पे करें, चाहे आप पब्लिक क्लाउड पे करें, प्राइवेट क्लाउड पे करें, लोकल सर्वर्स पे करें, क्लस्टर्स पे करें, किसी पे भी करें, इट्स क्वाइट सिमिलर। इसी तरह जो पोर्टेबिलिटी है वो है काफ़ी सारी इसमें, मेनली खास तौर से जो लिनक्स कंटेनर्स हैं वो मल्टीपल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके अक्रॉस पोर्टेबिलिटी देते हैं। लाइक यू कैन रन ऑन Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, CoreOS। CoreOS जो है ये मतलब कंटेनराइज्ड इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया। यू कैन डू इट ऑन योर ऑन प्रेमिसेस, प्राइवेट क्लाउड के ऊपर कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड्स के ऊपर जो ज़्यादा बड़े हैं वो आपको तकरीबन कंटेनर्स की सारे फैसिलिटीज दे रहे हैं, और यू कैन रन एनीवेयर, ठीक है। और जो आपकी मैनेजमेंट है इसके अंदर, जो ऑपरेशंस हैं, दे बिकम मोर फोकस्ड ऑन टू एप्लीकेशन लेवल rather than across the stack कि जी आप जो हार्डवेयर है उसकी भी मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हो, आप जो VMs है उनकी मैनेजमेंट पे भी फोकस कर रहे हो, and on top of that you are focusing on to the services as well. In this case you only focus on the application, तो आपकी जो मैनेजमेंट एफर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो एडमिन जो हैं, जो एप्लीकेशन है उनका जो फोकस है वो ज्यादा फोकस्ड हो जाता है। लूजली कपल्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकती है। वो तो देखे ना सीधा सीधा कि वीएम के साथ अगर सर्वर है, सर्वर्स आर लाइट वेट, तो वो बहुत ज्यादा साइज जो आपकी वीएम्स ले रही होंगी। लूजली कपल्ड तो वो भी है, लेकिन आपका जो उनके अंदर साइज है वो साइज ठीक ठाक साइज का हेवी वेट हो जाता है। जबकि कंटेनर जो है देखें वेरी लाइट वेट, बहुत छोटे स्मॉल साइज के कंटेनर हो सकता है। कोई आम एप्लीकेशन भी जो आपकी जनरल यूजर एप्लीकेशन है वो भी हो सकती है, फिर सर्वर एप्लीकेशन हो सकती हैं, छोटे लाइटली लोडेड सर्वर हो सकते हैं, हैवी बड़े साइज के सर्वर हो सकते हैं। मैं सर्वर के ऊपर लोड की बात नहीं कर रहा, मैं सर्वर की अपनी एप्लीकेशन के साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। Then resource isolation, yes, it's there in VMs as well. तो आपकी resources की isolation हो जाती है। Resource utilization आपको already बताया कि yes, it's very high. तो ये आपको एक बड़ा मेजर कंसर्न है। अब जब आपने कंटेनराइजेशन करनी है तो कंटेनराइजेशन के अंदर मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व हैं। उनमें वेरी इंपॉर्टेंट इज कंटेनर इंजन। ये जो हम ज्यादा जो डिस्कस करते हैं, हम कंटेनर कंटेनर करते हैं, सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेनर एंड कंटेनर इंजन। अच्छा, वैसे कंटेनर क्या होता है? एक होता है कंटेनर, कंटेनर इमेज होता है, कंटेनर इंजन होता है, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन होती है, बहुत सारी चीजें। कंटेनर जो होता है, कंटेनर हम एक्चुअली कहते हैं लाइव इंस्टेंस ऑफ अ कंटेनर इमेज। कंटेनर इमेज क्या है? वो जो स्टैटिक सा एक इमेज है, जैसे वीएम का एक इमेज होता है। उस वीएम के इमेज को जब हम लाइव करते हैं तो इट बिकम्स अ वर्चुअल मशीन। असल में वीएम का भी सिमिलर है कि जो वो लाइव चीज चल रही होती है, दैट इज अ वर्चुअल मशीन। जो स्टैटिक पड़ा है वो इमेज होता है। सो सिमिलर इज कंटेनर के अंदर ये बड़ा स्ट्रांगली यूज होता है कॉन्सेप्ट कि कंटेनर इज व्हाट अ लाइव इंस्टेंस ऑफ अ कंटेनर इमेज, ठीक है। तो वो एक कंटेनर इमेज से यू कैन create multiple containers as well, and you can have then multiple container images as well जो multiple types के होंगे, जिनमें let's say you can have multiple types of servers and you can run multiple obviously multiple containers from them as well. अब उन कंटेनर्स को चलाने के लिए जो चीज होती है दैट इज कंटेनर इंजन, ठीक, जो उसको लाइव करती है, माउंट करती है, उसे कहते हैं कंटेनर इंजन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर इंजन। वन ऑफ द वेरी फेमस, जो बहुत ज्यादा फेमस है, उनमें
डॉकर है और लिनक्स कंटेनर है। ये दो बहुत ज्यादा फेमस है। इसका अलावा आरकेटी भी काफी फेमस है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। और देन रन सी इज बेसिकली एन ओपन कंटेनर इनिशिएटिव है, ओसीआई। उसकी एक स्पेसिफिकेशन है फॉर ओपन इमेजेस, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी आपकी कंटेनर इमेजेस के अंदर हो। सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट अ कंटेनर इमेज, और उस कंटेनर इमेज को थ्रू कंटेनर इंजन आप चला रहे होते हैं। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर रन करना है कंटेनर्स को, सो यू गोइंग टू नीड अ कंटेनर इंजन, जिसके थ्रू आप कंटेनर्स कंटेनर इमेजेस क्रिएट करेंगे, और उन कंटेनर इमेजेस के अंदर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और चलाएंगे। सो प्रोबेबली आप में से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो डॉकर यूजर हैं। तो फॉर विंडोज यू आर सॉरी, नॉट डॉकर यूजर, यू आर विंडो यूजर्स, विंडोज। तो जो विंडोज के यूजर्स हैं, दे आर गोइंग टू इंस्टॉल डॉकर। डॉकर कॉमन यूज है, और डॉकर मल्टीपल की सपोर्ट देता है। LXC जो है, दिस इज लिनक्स कंटेनर, उसका एडवांस वर्जन नेक्स्ट जनरेशन इज LXD, और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और काफी सारी वो फैसिलिटी दे रहा है जो कि पहले LXC में नहीं थी और डॉकर्स में मौजूद थी। वो इसने LXD ने प्रोवाइड कर दी है। सो दिस इज फ्रॉम लिनक्स कंटेनर, और इसको आई थिंक 13-14 साल तो हो चुके हैं। एंड देन you have other container engines. Then you have a container orchestration. Orchestration और scheduling के लिए use multiple type of softwares, और उसके अंदर जो सबसे फेमस है that is Kubernetes. Kubernetes बहुत ज्यादा फेमस है। जैसे यहाँ पर Dockers और Linux containers जो हैं ये ज्यादा यूज होते हैं कंटेनर इंजन के लिए। Kubernetes जो है that is orchestration engine, ठीक है, जो कि आपको ऑर्केस्ट्रेट कर देता है। ऑर्केस्ट्रेशन क्या होती है कि अब आपने कंटेनर इंजन तो बना दिया, तो यू आर गोइंग टू हैव कंटेनर इंजन ऑन टू मल्टीपल मशीन्स, वो आपने कर दिया। बट आपके जो लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट्स है उनके अंदर यू आर गोइंग टू रन द सेम एप्लीकेशन ऑन टू मल्टीपल मशीन, मे बी 10, मे बी हंड्रेड्स, मे बी थाउजेंड्स ऑफ machines or thousands of instances। तो वो जो thousands of instances चलाने, you generally run them onto clusters। तो अब वो क्लाउड में भी आपको क्लस्टर्स मिल रहे होते हैं, प्राइवेट में तो आपने वैसे ही बनाए होते थे क्लस्टर्स, वाज क्लस्टर्स वर वेरी कॉमन। तो Kubernetes या ये जो आपकी ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है, दे रन योर कंटेनर्स onto योर क्लस्टर्स। तो वो कंटेनर इंजन उनके अंदर मौजूद होंगे, सो दे गेट कनेक्टेड विद देम एंड दे रन onto them। तो इसके अंदर डॉकर का अपना भी एक डॉकर स्वार्म, लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन जो यूज होता है वो ये होता है Kubernetes का LXC के साथ करने या Kubernetes का डॉकर्स के साथ करने। So you have container engine installed onto machines on top of operating system, and for orchestration you are using Kubernetes. You can use Docker Swarm as well, which is compatible with Docker, and probably with someone else. I'm not sure about it. And then you have others as well, like Marathon, Mesos, Nomad, Dego, etc. Then you have development workflows as well, कि जब आपने वो कंटेनर के क्रिएट करने, इमेजेस क्रिएट करने, सो उसके लिए अलहदा से आपके पास वर्कफ्लो इंजन जो कि कंटेनर्स के लिए, तो उसके अंदर मल्टीपल है, ओपन शिफ्ट है, क्लाउड फाउंड्री है, डॉकर का डॉकर क्लाउड है, डेज है, एटसेट्रा है। ठीक है, तो ये लेयर्स जो हैं दे कैन बी देयर ऑन टॉप ऑफ योर एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशनल आपके हैं सिस्टम्स, उनके ऊपर हो सकते हैं। जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जनरली फिजिकल के ऊपर आपका ओएस होता है, और इवन यू कैन हैव फिजिकल के ऊपर वर्चुअलाइज्ड, और वर्चुअलाइज्ड के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर कंटेनर इंजन। सो यू इवन यू कैन हैव दिस वन। इसे कहते हैं हाइब्रिड कंटेनराइजेशन। ठीक है, तो ये हाइब्रिड कंटेनराइजेशन हो जाती है जिसमें VMs भी होती हैं और कंटेनर्स भी होते हैं, तो दोनों चीजें। सो ये एक सिंपल उसका टेक्सोनॉमी है। कंटेनर इंजन दे आर वैरायटी, यू डू हैव ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। तो अब ये जो है ये भी इससे आस्ते आस्ते कंप्लायंट हो रहे हैं OCI के साथ, सो दैट देयर इज गोइंग टू बी more interoperability and portability across multiple container platforms। And then you do have a container orchestration, जिसके लिए you do have Mesos, very famous from Apache, then Kubernetes, which is very famous, Kubernetes और Dockers, ये दोनों हम देखेंगे यहाँ पे। कंटेनर इंजन के लिए हम डॉकर्स और लिनक्स कंटेनर्स को देख रहे हैं, and for orchestration we are going to see Kubernetes in this today's lecture। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे।
So for containers, you do have Kubernetes, or you do have Docker Swarm. Then you have, so you can see from here, Docker actually creates containers on the one machine, and here you're going to have multiple Dockers. ठीक है, तो उनको manage करने के लिए you're going to have Docker Swarm, and then for their creation, आपने उसको अगर create करना है, you are going to have क्लाउड फाउंड्री हो सकता है, प्रेंजा हो सकता है, एप्सरा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यू कैन क्रिएट एप्स बाय यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ये आपकी टिपिकल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी हो सकती है, एंड यू कैन हैव सर्वरलेस एज वेल। ठीक है, सर्वरलेस जो है दिस इज फंक्शन एज अ सर्विस, इसको कहा जाता है। फिर मैं चाह रहा था वैसे कि मजीद थोड़ा मटेरियल आलू क्लाउड की दुनिया ऐसे में बहुत बड़ी है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग क्या है जी? सर्वरलेस कंप्यूटिंग ये है कि अभी आप क्या करते हैं, यू क्रिएट वीएम्स और कंटेनर्स। ठीक है, नॉर्मल में आप क्या करते हैं, आपने वीएम लिया या कंटेनर लिया। जब भी आपने वीएम या कंटेनर लिया और उसको लाइव किया, तो आपकी बिलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको जो बिलिंग साइकिल है वो स्टार्ट हो गया। तो मैंने एक वीएम क्रिएट की हुई है, वीएम का इमेज है, और मैंने उस वीएम के इमेज को रखा हुआ है क्लाउड के ऊपर। तो जब मैंने वीएम के इमेज को क्लाउड पे रखा हुआ है, तो देयर इज नो बिलिंग। ठीक है, आपकी कोई बिलिंग नहीं है, या हो सके क्लाउड जो है ना स्टोरेज में उसकी बिलिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसको चलाने की, या वो जो आप कंप्यूट इंस्टेंस लेते हैं वीएम को चलाने के लिए, आप क्या करते हैं, कंप्यूट इंस्टेंस लेते हैं, तो वो कंप्यूट इंस्टेंस का चार्ज नहीं पड़ रहा होता। तो जो ही मैं उस कंप्यूट इंस्टेंस को लाइव करता हूँ, मेरी चार्जिंग शुरू हो जाती है। मैंने लेट्स से मेरा एक वेब सर्वर था, मैंने उसको लाइव कर दिया, अब वो कंप्यूट इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अब वो जो कंप्यूट इंस्टेंस चल रहा है, तो मेरे यूजर, और वो कंप्यूट इंस्टेंस की कैपेसिटी ये है कि वो 100 यूजर्स को अकोमोडेट कर सकता है। तो अब चाहे 2 यूजर्स से कनेक्टेड हैं, 50 हैं, 100 हैं, वो बिलिंग मुझे सेम करेगा। ठीक है, कुछ चीजों की बिलिंग चेंज हो सकती है, वो आपको पता है, जैसे बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन की होती है वो, लेकिन जो कंप्यूट की बिलिंग है वो सेम होगी कि अच्छा जी 1 घंटे में इतना यूज हुआ, या 4 घंटे चला तो 4 घंटे यूज हुआ है, 8 घंटे चला है, 10 घंटे चला, एक इंस्टेंस चल रहा है। अभी मैं एग्जांपल 100 से ज्यादा हो जाएंगे तो अच्छा उसकी कैपेसिटी 100 की थी, तो वो 2 इंस्टेंस चला लेगा, फिर 3 चला लेगा, 4 चला लेगा। लेकिन लेट्स से वी आर अज्यूमिंग अ केस कि अंडर 100 है उसकी कैपेसिटी, एक इंस्टेंस की मैक्सिमम 100 यूजर्स, तो 100 यूजर तक वो मुझे बिलिंग कर रहा है। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे या तो वो यूजेज कम है, या इस तरह के केसेस होते हैं कि जहां पे हमें कोई चीज चाहिए होती है सिर्फ फॉर अ शॉर्टर इंस्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे एक सर्विस है, ई कॉमर्स सर्विस है, और वो ई कॉमर्स सर्विस जो है वो इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी एक्सेस करती है। 90% ऑफ माई यूजर्स आर फ्रॉम माई कंट्री। लेट्स से मैं यूएस में बैठा हूँ और यूएस के कस्टमर है 90, 10% कस्टमर्स बाहर के। जब भी बाहर के कस्टमर्स आते हैं तो मुझे करेंसी कन्वर्जन करनी पड़ती है। ठीक है, और वो जो करेंसी कन्वर्जन करनी पड़ती है, आई हैव टू डू इट विद सम लाइव सर्वर, और उसके लिए लेट्स से कोई एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है। ठीक है, या मैंने कोई भी इस तरह का काम करना होता है जो मैंने रेयरली करना होता है, एंड विच इज इन्वोक्ड वंस, वो इन्वोक करना है, वो फंक्शन है, वो एक काम करना है, और उस काम को करके फिर उसके बाद वो नहीं करना है, तो वो कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं उन फंक्शंस को जितनी बार परफॉर्म किया है उतनी बार के मैं पैसे लेता हूं, रादर देन कि कितनी देर यूज हुआ है। ठीक है, कि मैं, इसको कहते हैं सर्वरलेस कंप्यूटिंग। सर्वरलेस डज नॉट मीन कि देयर इज नॉट अ फिजिकल सर्वर, वो सर्वर्स पे ही हो रही है, लेकिन अब वो सर्वर्स कौन रन कर रहा है, वो क्लाउड प्रोवाइडर रन कर रहा है। उस पे जितनी सर्विसेज इन्वोक होंगी, वो सर्विसेज के मुझे चार्ज पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन एज अ सर्विस। ठीक है, या सर्वरलेस कंप्यूटिंग। तो सर्वरलेस में मेन जो है दैट इज फंक्शन एज अ सर्विस। तो रादर देन कि मैं जितना टाइम यूज किया उसकी जगह कितनी बार यूज हो गया, उसके मुझे पैसे, कितनी बार वो फंक्शन यूज हुआ, कितनी बार वो फंक्शन इन्वोक हुआ। तो दिस इज एक्चुअली मोर रिलेटेड टू जो आपका माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। ठीक है, जो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि आप सर्विसेज को छोटा छोटा कर देते हैं, मोनोलिथिक की बजाय छोटी छोटी अलग अलग सर्विस बना देते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन भी जो डेवलप कर रहे हैं,
rather than having a monolithic application की सारी चीजें इकट्ठे हैं एक ही एप्लीकेशन में, आप उन एप्लीकेशंस को अलग कर देते, तो जो अलग होंगी एप्लीकेशन में से कुछ आपकी सर्वरलेस कंप्यूटिंग के तौर पे चल सकते हैं. सो दिस इज फंक्शन एज अ सर्विस और सर्वरलेस कंप्यूटिंग. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो टेक्निकल अगर हम टर्म्स की बात करें, सो कंटेनर्स जो हैं दे कैन बी टू स्टेट्स, रेस्ट एंड रनिंग. तो वो वही है कि आपका अगर आइडल है, so that is rest position, and then if it is running just like VM, so it's in running state. Container image is the most important thing. Image या container repository भी कहते हैं. It's a file, जिस तरह VM की आपकी फाइल होती है इसी तरह कंटेनर की फाइल है, which is stored on a disk. तो इसको हम कहते हैं container image और repository. और once we make it live, जब हम उसे live कर देते हैं, then it's called a container. ठीक है. और एक इमेज से you can create multiple containers इस पर. ठीक है. तो आप जब भी इस कंटेनर को स्टार्ट करते हैं तो कंटेनर इंजन का एक काम होता है कि इट शुड स्टार्ट दैट थिंग, और उस इमेज को जो है वो लाइव करे. जो लाइव जब करना होता है, सो इट एक्चुअली डज व्हाट इट इम्पैक्ट्स द फाइल. तो एक उसकी अपनी कंटेनर की मेन जो जो रिलेटेड डेटा है और जो सारी एप्लीकेशन लॉजिक है वो सारी फाइल होती है, फाइल या मल्टीपल फाइल्स होती है, और उससे रिलेटेड मेटा डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट द कंटेनर और उनको अनपैक करता है. उसके बाद इट्स जस्ट बिहेव लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस. तो जितने भी कंटेनर्स हैं वो चूंकि उस लिनक्स एनवायरनमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन कर रहे हैं, तो वो जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल प्रोसेस दे रन. और उसके बाद की जितनी कम्युनिकेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और बाकी जितने काम होने वो सारे उसी तरीके से जिस तरह से आपके नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं. और कंटेनर्स जो हैं काफी अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया, काफी टाइम हो गया, एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. और जो कंटेनर है वो अभी मैंने आपको बताया कि जी दे आर द रन टाइम इंस्टेंसिएशन ऑफ अ कंटेनर इमेज. तो वो किसी भी आपके जब भी आप कंटेनर इमेज को लाइव करेंगे तो उसके लाइव जो इंस्टेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड अ कंटेनर, कंटेनर और कंटेनर इंस्टेंस. और कमांड लाइन के थ्रू आप इसे कर सकते हैं, और उसके अलावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कंटेनर इंजन के थ्रू भी कर सकते हैं. और इट्स बीन डन थ्रू अ क्लोन सिस्टम कॉल इंस्टेड ऑफ फोक. अभी वैसे भी आपको पता है जो मॉडर्न जितने भी लिनक्स हैं दे यूज क्लोन, और जितने मॉडर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सेवरल कंपीटिंग कंटेनर इमेज फॉर्मेट्स हैं जो अभी जैसे मैंने आपको बताया, डॉकर है, एफसी है, रनसी है, एलएक्सी है. और हर फॉर्मेट जो है उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन है, बट नाउ दे आर बिकमिंग मोर कंपैटिबल टू ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस ओसीआई, ये जो ओपन कंटेनर इनिशिएटिव है उसकी वजह से अब इनको आपस में कंफॉर्मिटी इनकी कमी है. सो कंटेनर इमेज जैसे अभी मैंने बताया, इट्स अ फाइल जो कि आपके कंटेनर इंजन जो है जब आपने इंस्टॉल कंटेनराइजेशन का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल किया होता है तो उसके अंदर एक कंटेनर रजिस्ट्री सर्वर होता है, उसके अंदर ये फाइल जो है वो उसकी एंट्री हुई होती है. सो यू एक्चुअली गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, और इट कंटेन्स माउंट पॉइंट टू द लोकल स्टोरेज. जो भी उसकी स्टोरेज होती है उसके साथ उसका माउंट पॉइंट होता है, और वहां से इस कंटेनर को फिर आप स्टार्ट कर देते हैं. आपका जो फेमस कंटेनर इंजन डॉकर है, आपके टी है और LXT है, दे ऑल ऑपरेट ऑन वर्किंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट फाइल्स. और उनको सिंपली ये करता है कि वो माउंट कर देता है. हर एक की जो कंटेनर इमेज को ट्रीट करने का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है. जैसे जो LXD है उसके अंदर सिंगल कंटेनर इमेज ये सिंगल लेयर होती है, जबकि जो डॉकर्स और आर्किटी है वो दोनों जो हैं वो OCI बेस्ड इमेजेस को यूज करते हैं जो कि मल्टीपल लेयर्स के हो सकते हैं. देयर कैन बी मल्टीपल फाइल्स एज वेल along with a single metadata file. Metadata file.
और हर एक का, जैसा मैंने बताया, कंटेनर इमेज का अपना फॉर्मेट होता था, लेकिन अब जो है आपके जो मेजर कंटेनर इंजन टूल्स हैं, दे मूव टुवर्ड्स ओसीआई, आरकेटी, डॉकर्स है, और ओपन कोर है, ये मूव कर गए ओसीआई के ऊपर। ओसीआई क्या है जी? ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। It was originally based on Docker V2 image format, तो इन्होंने कंसोर्शियम में बना दिया था ताकि एक यूनिफाइड कोई फॉर्मेट बन सके। और so now it's a unified ecosystem of container engines, which provides a layer and metadata within a container image. So होता क्या है कि उस OCI image जो है, it defines a container image which consists of tar files, ठीक है? तो इसके अंदर tar files जो compressed files होती है, वो होती है for each layer, तो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है basically इसका। और उसके साथ मेटा डेटा की एक फाइल होती है जिसका नाम जो है वो मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन। दो इसमें जो ओसीआई है उन्होंने दो मेजर स्पेसिफिकेशंस बनाए हैं जो कि अभी यूज है। एक रन टाइम स्पेसिफिकेशन है और दूसरी इमेज स्पेसिफिकेशन है। तो जो इमेज स्पेसिफिकेशन है वो बताती है कि जी अच्छा जी इमेज क्या होगा, किस तरीके से स्टोर होगा, फाइल्स को उसमें किस तरह से पैक किया जाएगा और अनपैक किस तरीके से किया जाएगा। जबकि जो रन टाइम स्पेसिफिकेशन है वो आफ्टर अनपैकिंग उस इमेज को कैसे कंटेनर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और रन करना है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और ओसीआई जो है वो सिर्फ लिनक्स पे फोकस नहीं, चूंकि जो एलएक्सी है वो चूंकि पुराना था और वो लिनक्स पे सिर्फ था, तो अब जो है वो चूंकि विंडोज को भी देखते हैं, जिसमें डॉकर है तो डॉकर विंडोज के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, आई थिंक स्लाइरस के लिए भी है। तो नाउ दे हैव सपोर्ट फॉर मोर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें लिनक्स भी है, विंडोज भी है। कंटेनर इंजन, जैसे भी मैंने बताया कि कंटेनर इंजन क्या है, इट्स अ मैनेज्ड एनवायरनमेंट फॉर डिप्लॉइंग कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस। Okay जी, now we will talk about container engine. Container engine जो है जो हम थोड़ी सी हमने पहले बात कर ली है, it's an environment जिसमें हम basically जो containerized applications है वो उनको डिप्लॉय करने और मैनेज करने का काम करता है। और टिपिकल वही तरीका है कि जी यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करता है, and request can be done through multiple ways. It can be through command line, some script, or maybe through some GUI interface. और सो द कंटेनर इंजन जो है इसका मेन काम क्या है, वो ये है कि इट हैज टू एलोकेट द प्रोसेसिंग रिसोर्सेज एंड मेमोरी रिसोर्सेज टू द कंटेनर्स। आपको कोर कितनी मिलनी है या सीपीयूज अगर मल्टीपल हैं वो कितने मिलने हैं, मेमोरी कितनी एलोकेट होनी है, एंड देन आपस में डिस्टिंक्शन उनकी कैसे होनी है, उनकी वर्क स्पेसेस अलग-अलग कैसे होनी है, स्पेशल आइसोलेशन जो वो कैसे प्रोवाइड होती है। एंड देन अगर उसी कंटेनर इमेज के थ्रू मजीद कंटेनर्स क्रिएट करने हैं, सो हाउ दे आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, स्केलेबिलिटी जो है कंटेनर्स की वो किस तरीके से जो है वो की जाएगी। तो मल्टीपल कंटेनर इंजन हैं, जैसे बात की थी कि डॉकर है, CRIO भी एक है, रेलकार है, आर्किटी, LXC, दे आर द फेमस कंटेनर इंजन्स. Most container engine they actually do not run the containers themselves. They rely on some sort of runtime. जिस तरह इस वक्त जो मॉडर्न आपके हैं सिस्टम्स, जिस तरह एलेक्स ये आर्किटी है या डॉकर है, दे आर OCI compliant, so they they they, uh, they actually rely on to that. तो वो जो आपको बताया था दो उसमें स्पेसिफिकेशन है, एक रन टाइम है और दूसरी ये इमेज के लिए स्पेसिफिकेशन है। तो रन टाइम के लिए जो दैट इज रन सी, सो थ्रू रन सी दे एक्चुअली रन दीज कंटेनर्स। और बहुत सारे जो आपके क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो कुछ जो आपके इस तरीके से स्टैंडर्ड कंटेनर इंजन हैं उनको भी यूज करते हैं, और कई क्लाउड प्रोवाइडर जो हैं उन्होंने अपने कंटेनर इंजन भी बनाए हुए हैं, तो अक्सर जो वो दोनों की फैसिलिटी दी है, जिस तरह से डॉकर को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और अपना कोई कंटेनर बना के उसके थ्रू भी रन कर रहे हैं।
कंटेनर इंजन की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं जी? एक टू हैंडल यूजर इनपुट, ठीक है जी, यूजर ने जो कहा वो उसको हैंडल करना। इसी तरह इनपुट्स अगर ऑर्केस्ट्रेटर से आ रही हैं, तो ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो इट्स अ लार्ज थिंग, इट्स बिग थिंग। ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो स्केजुलिंग रिक्वेस्ट देता है, सिर्फ देयर इज अ नीड कि जी अच्छा जी मजीद कंटेनर्स को ऐड किया जाए, तो वो ऑर्केस्ट्रेटर जो है वो उसको ऐड करता है। ऐड करने का तरीका यही होता है कि वो एक्चुअली किसी कंटेनर इंजन को कहता है, कंटेनर इंजन जो है उसको कंटेनर इमेज से उसके कंटेनर को ऐड कर देता है। और इसी तरह वो जो कंटेनर इमेज जो पड़ा हुआ है जो कि स्टैटिकली स्टोर है इनटू अ रजिस्ट्री सर्वर, उसको लाइव करता है और उसको कंटेनर की शक्ल देना, ये कंटेनर इंजन का काम है। और इसी तरह कंटेनर इमेज जो है उसको डीकम्प्रेस करना, एक्सपैंड करना एंड टू मेक इट लाइव, वो काम करना वो इसी का कंटेनर इंजन का काम है। तो वो आपके बैक स्टोर पे होता है, वहां से उसको लाइव किया जाता है। और इसी तरह कंटेनर का जो माउंट पॉइंट है कि कहाँ से वो कंटेनर जो वो स्टार्ट होता है फाइल सिस्टम के अंदर, उसको प्रिपेयर करना, उसको माउंट करना। इसी तरह जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा अलहदा से स्टोर किया होता है इन अ फाइल, उसको कंटेनर के उसको रेडी रखना, उसको मैनिपुलेट करना और उसको कनेक्ट करवाना विद द कंटेनर रन टाइम, ताकि कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो सके। इसी तरह कुछ डिफॉल्ट वगैरह जो कंटेनर इमेज के लिए, वो जिस तरह से अब आपका आर्किटेक्चर x86 का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसके हिसाब से उसको सेट करना, कोई और डिफॉल्ट को ओवरराइट करना, और फिर इवेंचुअली कंटेनर रन टाइम को कॉल करना। सो दीज आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंटेनर। इसी तरह कंटेनर होस्ट की टर्म यूज होती है, वो सिस्टम के लिए यूज होती है जो कि एक्चुअली कंटेनराइज प्रोसेस को चला रहा होता है, जिनको हम कंटेनर कहते हैं। और ये कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का एटॉमिक होस्ट है रनिंग इन वीएम, वो हो सकता है जी आपका। और इसके अलावा आपका कोई भी होस्ट हो सकता है, विंडो बेस्ड होस्ट हो सकता है, विंडोज बेस्ड, लिनक्स बेस्ड होस्ट हो सकता है, जिसके ऊपर आप एक्चुअली इस कंटेनर को फिर रन कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग along with the container engine is container orchestration. तो ऑर्केस्ट्रेटर की पहले भी बात की थी, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन क्या है? बेसिकली कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन ये कि जो हम स्केड्यूल करते हैं मल्टीपल कंटेनर्स को ऑनटू अ क्लस्टर और लार्ज स्केल सिस्टम्स, और उनको मैनेज करते हैं, स्केड्यूल करना, मैनेज करना, ये सारा काम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर का। तो दो मेजर काम है, एक डायनेमिकली स्केड्यूल कंटेनर वर्कलोड विद इन अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें वो स्केड्यूल भी करता है, वो लोड बैलेंसिंग भी करता है, मैनेज भी करता है और उनकी एलोकेशन भी करवाता है। और दूसरा, प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एप्लीकेशन डेफिनेशन फाइल। तो जैसे क्यूबरनेटिस के केस में वो क्यूब यामल की फाइल है, डॉकर कंपोज है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन को डिफाइन करते हैं। और जब आपने इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस अगर क्रिएट करने हो, सो इफ यू रन दिस एप्लीकेशन डेफिनेशन फाइल, सो इट creates those instances from those containers। तो ये उसी तरीके से जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट को करके काम करते हैं, so it's just like that। तो वो क्यूब यामल भी है, वो आरकेटी की भी इसी तरह की यामल YML फाइल होती है, एंड डॉकर कंपोज एक्चुअली डज द सेम थिंग। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर आपका स्क्रिप्ट टाइप की चीज होती है, एंड वंस यू रन दिस फाइल, सो इट क्रिएट्स इंस्टेंसेस, लाइव इंस्टेंसेस फ्रॉम अ डॉकर, या वो जो भी कंटेनर का आपके उससे वो क्रिएट करते हैं। So, container orchestrator की जो need है, it arises due to the requirement for building multiple containers and deploying them together as a unit। ठीक है, तो जो जनरली कंटेनर इंजन है, वो हर कंटेनर को इंडिपेंडेंटली अलग-अलग ट्रीट करता है। ठीक है, so once you want to have a logical relationship among the containers, तो आपको कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए होता है, जो कि उनको क्लस्टर्स के ऊपर करता है। if they are running onto multiple machine और multiple virtual machines, तो उनको लॉजिकली ग्रुप भी कर देता है। जैसे एक बड़ी लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है, उसको आपने चलाना है, सो दिस इज एक्चुअली टिपिकली सूटेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। आपको ऑर्केस्ट्रेशन की खास तौर से वहां जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे गूगल सर्च है, तो गूगल पे जब आप सर्च करते हैं, इट डज नॉट गो टू वन मशीन, इट गोज टू अ क्लस्टर्स ऑफ वर्कस्टेशन ऑफ मशीन्स। तो
बड़े गूगल के क्लस्टर्स हैं जिनके ऊपर ये जाती है, जो हमने पहले ही बात की थी कि देयर आर tens of thousands of or more than hundred of thousands of computers inside Google's cluster जो कि खाली आपकी सर्च क्वेरी को हैंडल करते हैं. So for that now they are on to containers. So in case of containers, वो जो आपका जो ऑर्केस्ट्रेशन इंजन है इट्स गोइंग टू मैनेज ऑल दोस थिंग्स. तो वो उन सबको वो करेगा, लॉजिकली कंबाइन करेगा. ओके, दिस इज अ सर्च एप्लीकेशन, और सर्च एप्लीकेशन जो है वो मल्टीपल कंटेनर्स के अंदर होगी, और वो कंटेनर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर चल रहे हैं. ये काम जो है ये आपके ऑर्केस्ट्रेटर का होता है. So the orchestrators, they allow containers within an application to be scheduled completely separately, and is quite useful. अगर आपकी यूटिलाइजेशन करनी है अपने लार्ज स्केल क्लस्टर्स की, और इसी तरह आपके इंडिविजुअल कंटेनर्स जो हैं वो अगर फेल कर जाएं तो भी आपके ऑर्केस्ट्रेटर क्या करते हैं, किसी और को उनका वर्कलोड दे देते हैं. कंटेनर होस्ट फेल हो जाए, जिस कंटेनर्स के होस्ट के ऊपर आप उसको चला रहे थे, जो मशीन थी उसमें बेसिक ओएस फेल हुआ या कोई हार्डवेयर फेल हो गया, वो फेल हो गया तो उसको कर ले. कंटेनर इंजन जिसके थ्रू वो इवेंचुअली जो उसको रन टाइम की सपोर्ट देता है वो फेल हो जाए आपका, जैसे डॉकर्स है कोई, वो फेल हो जाए. और इसी तरह इंडिविजुअल कंटेनर जो है दे हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्केल अप और स्केल डाउन. तो इन सारों के लिए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर जो वो हमारा काम कर रहा है. ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि व्हाट इज अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर, व्हाट इज अ कंटेनर, और इनका एंड व्हाट इज कंटेनर इंजन, कंटेनर होस्ट छोटी चीजें कैसे नाम चला रहे हैं. तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ना अक्सर मतलब आप में से कई ने पहले नाम सुने होंगे डॉकर्स, क्यूबरनेटिस और इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो पीपल थिंक दैट दे आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज फॉर द सेम थिंग. नो, देयर आर डिफरेंसेस. ठीक है, तो डॉकर्स क्या है जी, डॉकर जो प्राइमरली यूज होता है, वैसे तो डॉकर का स्विच मल्टीपल करिए, लेकिन जो डॉकर ओनली इज एक्चुअली अ कंटेनर इंजन. ठीक है, तो जॉब इज टू मैनेज द वो लोकल जो आपने कंटेनर को चलानी है उसके लिए आप एक कंटेनर इंजन इंस्टॉल करते हैं. कंटेनर इंजन की वहां जरूरत होती है कंटेनर रन टाइम की. तो वो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो देयर इज अ कंटेनर इंजन एंड अ कंटेनर रन टाइम. वो उसको चलाता है अकॉर्डिंग टू दी व्हाटएवर दी इमेज फॉर्मेट इज. कंटेनर इमेज जो है या कंटेनर रिपोजिटरी, उसके हिसाब से वो कंटेनर स्टोर एक उसमें रजिस्ट्री में होता है, जो कंटेनर इमेज या रिपोजिटरी होती है, और वो उस रजिस्ट्री से आप उसको लाइव करते हैं, आप चलाते हैं एक होस्ट के ऊपर, कंटेनर होस्ट पे. कंटेनर होस्ट जो है वो आपका कोई भी वो LXC भी हो सकता है, वो किसी को भी बेस करके हो सकता है, लिनक्स बेस पे, विंडोज बेस पे, किसी मशीन पे होगा. और फिर जब आप उसको रन कर रहे हैं एंड यू नीड अ लार्ज स्केल मैनेजमेंट ऑफ दैट थिंग, ऑटोमेटिक स्केलिंग करनी है, स्केल डाउन करना है, क्लस्टर्स पे करना है, सो यू नीड टू हैव अ कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर. तो जो Kubernetes है it works for that. So what you can do is you can have a Kubernetes along with a Docker or the Kubernetes based orchestration running the running the Docker based container images, और LXD based और LXC based और RKT based container images. ठीक है, तो या कंटेनर रन टाइम उनको रन करेंगे. तो ये इस तरह से कॉम्बिनेशन में चीजें यूज होती हैं. ये एक डिफरेंट किस्म के सर्वे होते हैं. तो जी ये एक सर्वे का रिजल्ट है कि व्हाट डू यू थिंक कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर की मेजर रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं. तो उनमें स्केजुलिंग इज एट द टॉप. स्केजुलिंग, क्लस्टर मैनेजमेंट, सर्विस डिस्कवरी, प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. आप गूगल पे भी जाएंगे तो गूगल गिव्स यू कुबरनेटिस क्लस्टर्स. तो वो कहता है कुबरनेटिस के क्लस्टर्स बड़े साइज के, छोटे साइज के, व्हाटएवर साइज यू नीड, यू आर गोइंग टू हैव दोस कुबरनेटिस क्लस्टर्स. इसी तरह हाइब्रिड कंटेनर आर्किटेक्चर है, जिसका थोड़ा सा आइडिया आपको पहले मैंने दिया. हाइब्रिड कंटेनर आर्किटेक्चर में क्या है, which combine virtualization by both virtual machines, जो ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीन्स हैं, एंड कंटेनर्स. तो दोनों का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंटेनर आर्किटेक्चर. इसको हाइब्रिड कंटेनराइजेशन भी कहते हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. तो जो हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, यू ऑलरेडी नो कि उसके अंदर आपका जो
ओके सो ये जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसके अंदर यू आर रनिंग दिस ऑन टू ट्रेडिशनल प्रोसेसर सो यू मे हैव मल्टीपल कोर्स ऑन टू दैट एंड यू माइट बी रनिंग ईच सॉफ्टवेयर ईच एप्लीकेशन ऑन टू सेपरेट कोर्स तो इस तरीके की आपकी डिवीजन हो सकती है. Then if you have a virtualized environment, so you are going to have processors, maybe having multiple processor architecture or a multi-core architecture that we do have these days. Then you are going to have a host OS maybe, but generally not the case in type 1. So we are going to have a hypervisor or hypervisor के ऊपर VM, उस पे OS और उसके ऊपर software. In case of containerized architecture, we're going to have processor. On top of that, we are going to have host OSs, then container engine, whatever. For example, it's Docker. Then you are going to have once the first container, second, third, and fourth. This हमने पहले देखा. ठीक है. But this is a typical container architecture, not a hybrid one. So अगर आप hybrid करेंगे तो hybrid में फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नीचे इसके नीचे आपकी यहाँ पे virtualization layer भी होगी. जैसे कि यहाँ पे. So you do have a processor, physical hardware, which may consist of many processors. इनके ऊपर आपने virtualization करके VMs चलाएंगे. अब VM यहाँ पे this is good कि ये जो hypervisor है पूरा ये किसी भी VM पे चल सकता है, हो सकता है, sorry, किसी भी core पे चल सकता है, multiple core use कर रहा हो और मैं time based multiplexing की हो, space wise अलग-अलग हर core मिली हो, तो it depends upon your hypervisor. अच्छा फिर उस हाइपरवाइजर के ऊपर देयर आर मल्टीपल वीएम्स तो वो वीएम उनमें एक वीएम में से मैं किसी एक में आपने क्या किया यू आर गोइंग टू हैव एन ओएस एंड कंटेनर इंजन ठीक है तो आपने वो कंटेनर इंजन विद एन ओएस इंस्टॉल किया है एंड देन यू हैव मल्टीपल कंटेनर्स ऑन व्हिच यू आर रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन ठीक है सो नाउ you have a hybrid container architecture. This is called a hybrid container architecture जिसके अंदर दोनों काम हुआ है कि आपने वर्चुअलाइजेशन भी की है और कंटेनराइजेशन भी की है दोनों काम. So in a hybrid container architecture अगर आपका hybrid container नहीं होगा simple होगा so this is going to be the sort of layers which you are going to have. So at the bottom you do have a physical hardware layer, physical infrastructure layer, then software infrastructure layer, and then virtualization layer and then application software layer. ठीक है तो यहाँ पे नीचे you can see there are multiple types of hardware units like IO controllers, memory controllers, main memory. Then you do have a shared L3 cache which is generally the case. Usually आपको जैसे Intel architecture है उसका L3 आपकी shared होती है, unified होती है. L2 cache जो है that is unified, but हर core की अपनी L2 cache होती है. And then L1 cache जो है this is a split cache, instruction cache and data cache. ये अलग-अलग split cache होती है L1 जो और हर core के साथ अपने और अब इनके साथ जब आपने इनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है so you do have some kernel so probably it's going to be a Linux kernel then you do have multiple containers और इन containers को कैसे किया आपने first install a container engine और manager docker हो सकता है RKT हो सकता है कुछ भी हो सकता है and then you have applications onto them जो कि अपनी अपनी बाइनरीज या लाइब्रेरीज के साथ चल रही है दिस इज व्हाट अ टिपिकल कंटेनर आर्किटेक्चर इज बट लेकिन जब इसको हमने हाइब्रिड कर लिया तो अब क्या हो गया हाइब्रिड में सेम थिंग्स आर बिलो देन वी डू हैव अ हाइपरवाइजर अब हाइपरवाइजर भी है उस हाइपरवाइजर पे हमने वीएम्स इंस्टॉल किए हैं हर वीएम के ऊपर उसका अपना अपना ओएस है एक गेस्ट ओएस यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर है सो लेट्स से दिस ओएस इज सिमिलर जिसमें का पहले मारा था इस ओएस के ऊपर आपने अब क्या किया है कंटेनर इंजन इंस्टॉल किया है एंड और ओके सो कंटेनराइजेशन आपने कर ली कंटेनर इंजन मल्टीपल कंटेनर्स आ गए और उन मल्टीपल कंटेनर्स के ऊपर आपने ये जो एप्लीकेशन चला लिए सो दिस इज अ वेरी टिपिकल सिनेरियो के जहां पे आपका ये एक कॉम्बिनेशनल सिनेरियो हो गया सो यू डू हैव अ फिजिकल हार्डवेयर यू हैव अ दिस वर्चुअल हार्डवेयर या वर्चुअल हार्डवेयर मौजूद है
इस वर्चुअल हार्डवेयर के ऊपर आपने ओएसएस इंस्टॉल कर लिए हैं, इन ओएसएस के ऊपर ये एप्लीकेशन चल रही है। सो दिस इज अ बंडल केस जो टिपिकल आपका वर्चुअलाइजेशन का होता है। तो ये ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन है यहाँ पे। और ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन के अलावा यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एक ओएस इंस्टॉल करके उसके ऊपर कंटेनर किया है, तो कंटेनर करके आपने ये कंटेनर्स भी चला दिए हैं। अब जब ये कंटेनर्स चलाए हैं, बिकॉज दे आर रनिंग ऑन टू a virtualized environment, so that's why this is a hybrid container architecture. तो इस वजह से hybrid container होता है। So you can have this type of combination there. ठीक है जी, तो ये hybrid container architecture को नाम। So current trend क्या है जी, containers they have become really very popular, widely use हो रहे हैं। और सिर्फ जो कि VMs का नाम, VM बहुत सालों से बहुत अच्छे से थी, they have been very famous। तो अभी भी जो है वो VMs का यूजेज तो काफी है, लेकिन जो कंटेनर्स हैं दे आर गेनिंग एक्सेप्टेंस एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। ठीक है, और लिनक्स बेस्ड के लिए खास तौर से बिल्ट इन काफी सारी सपोर्ट है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर हम बात करें प्रोज ऑफ वर्चुअलाइजेशन वाया कंटेनर्स या प्रोज ऑफ कंटेनर्स, तो कंटेनर्स के फायदे क्या हैं जी, अप्रोच क्या है जी। नंबर वन, हार्डवेयर कॉस्ट, हमने पहले भी बात की, हार्डवेयर कॉस्ट एक्चुअली रिड्यूस होती है, वो एक्वायर करने की भी कॉस्ट और फिर रनिंग की भी कॉस्ट हर लिहाज से। तो वर्चुअलाइजेशन वाया कंटेनर एक्चुअली रिड्यूसेस योर रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और वो रिसोर्स रिक्वायरमेंट एक्विजिशन के लिए भी और रनिंग के लिए भी है। तो सर्वर कंसोलिडेशन की जो हमने बात की थी VMs के केस में कि VMs इंक्रीजेस द सर्वर कंसोलिडेशन, containers actually takes them to the next level. Containers जो है they increases server consolidation even more, or so what they do is they replace several lightly loaded virtual machines or machines होंगी तो फिर तो बहुत ही ज्यादा lightly loaded machines होती हैं, लेकिन अगर VMs हो जाएंगी तो VMs और lightly loaded machines को slightly heavily loaded lesser machines से replace कर देते हैं। Let's say if you are using 10 machines, 10 physical machines, तो VMs कर लेंगे तो शायद आपको 4 machines की जरूरत पड़े, और अगर आप containers कर लेंगे तो 2 या 3 machines की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये मजीद उनको कम कर देती है उनकी रिक्वायरमेंट एंड मेक देम मोर हेवीली लोडेड, ऑब्वियसली बिकॉज नाउ यू आर डूइंग मोर सर्वर कंसोलिडेशन, एक ही सर्वर को मैक्सिमम यूज कर रहे हैं। सो टू मिनिमाइज स्वैप्सी व्हिच इज size, weight, power and cooling. So if your weight and power has been decreased in the size, so eventually the cooling requirements also decreases as well. तो इस सारे का आपका खर्चा है, हर चीज का है, इन्हें एक्वायर करने का भी, चलाने का भी, चलाने के लिए भी पावर चाहिए और कूलिंग करने के लिए भी पावर चाहिए, और इम्पैक्ट भी उसके अलावा है। Then scalability, आपका जो सिंगल कंटेनर इमेज है, it's very easy to manage that on, they can scale up very quickly. They are generally smaller in size as compared to the VMs, so they can scale more effortlessly as compared to your virtual machines. जी अब्दुल रहमान, आपका क्वेश्चन है? हेलो अब्दुल रहमान। सर वो बाय मिस्टेक ना हो गया। अच्छा जी, ओके। सो इट शिप्स मोर सॉफ्टवेयर एज वेल। आपकी जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा क्विक हो जाती है। ठीक है, आपकी जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस हैं वो काफी क्विकली हो जाती हैं, और क्योंकि आपके पास वो लाइट वेट सा रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल है, तो जो ही आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, नई पैचिंग करते हैं, नया वर्जन क्रिएट करते हैं, यू इमीडिएटली टेस्ट इट ऑन टू अ लाइव एनवायरनमेंट। ठीक है, आप उसको डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में आप उसको टेस्ट कर लेते हैं, so testing becomes very rapid and very easy. On average, a Docker user ships 7 times more frequently. So this is a huge I'm not sure कि ये figure पता नहीं किस तरह का है, because this is a huge advantage कि जी 7 times 7 गुना ज्यादा आप frequently जो है वो कर रहे हैं। ये नहीं कि कर सकते हैं, कर सकना लेना कि मतलब कर भी रहे हैं लोग के, जो डॉकर के यूजर्स हैं दे आर शिपिंग देयर सॉफ्टवेयर 7 टाइम्स फास्ट। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, because you can do a very agile development in an iterative way, incremental way, और आप
ओके जी, आपकी स्पेस वाइज आइसोलेशन हो जाती है और अलग-अलग लाइट वेट, लाइट साइज, स्मॉल साइज स्पेसेस होती हैं, आपकी वर्क स्पेसेस होती हैं। दैट पोर्टेबिलिटी इज गुड। ये वीएम्स में भी है, इसमें भी है। एंड एज यू कैन सी कि जी अब वो ओपन कंटेनर इनिशिएटिव जो उसके थ्रू आप ओपन स्टैंडर्ड्स भी बन गए। सो द पोर्टेबिलिटी इज इजियर, सो यू कैन पोर्ट इट अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एज वेल, मल्टीपल सिस्टम्स पे, मल्टीपल उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे वैसे ही आप कर सकते हैं। Storage जो है as compared to the VMs, they consumes very less amount of storage. Performance is quite good क्योंकि सबसे मेजर जो है इसमें परफॉर्मेंस का एक तो वो भी फैक्टर है कि आपके मल्टी वो जो सीपीयूज हैं दे फोकस मोर ऑन एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन रादर देन रनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स देयर इन ईच वीएम। ठीक है, एक तो वो भी आपको मैंने बताया। जितने ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी के भी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं, व्हिच इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। So now you do have only one operating system running multiple applications, multiple containers. So you are more focused onto your core business requirements or core business functionalities. एक ये दूसरा जो पहले आपको बताया कि you are not running in an emulated environment like virtual machines. There are lesser traps to the operating systems and there is no binary translation or direct, just like any application they are running there. So the performance is very good, near to the वो जो native performance या जो bare metal की performance होती है बल्कि वो वाली performance। Then it's better as compared to VMs for virtual machines because वही बात कि चूंकि native के करीब performance देता है as compared to the virtual machines, so this is better. लेकिन अगर आप hybrid virtualization करेंगे तो now your containers are running along with the virtualized environment, so they may not be very much good for especially for hard real-time applications. Reliability and robustness is quite good. Our modular approach, things are isolated. There is a separation of concern in multiple containers. So आपकी जो रिलायबिलिटी है और जो रोबस्टनेस है वो बढ़ जाती है। और चूंकि इसके साथ माइक्रो आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा यूज होता है, सो आपकी अलग अलग हर कंटेनर जो है वो अलग अक्सर सर्विस दे रहा होता है, तो फिर वो हर कंटेनर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे आपका एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आ रहा है। सेफ्टी आपकी जब ये काम कर रहे हैं, रोबस्टनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यस सेफ्टी इज गोइंग टू बी इम्प्रूव बिकॉज यू आर लोकलाइजिंग और फोकसिंग इम्पैक्ट ऑन टू स्पेसिफिक कंटेनर्स, पूरे एक बड़े मोनोलिथिक सिस्टम के ऊपर नहीं कर रहे बल्कि इंडिविजुअल कंटेनर्स के ऊपर आप कर रहे हैं। And the security, because you are providing a modular architecture, so you can have more level of security. और अगर आप hybrid architecture use करेंगे तो फिर yes it's even more secure as well. So आपकी spatial isolation मौजूद है और as compared to आपका जो normal system होता है एक हार्डवेयर बेस्ड, उसकी निस्बत इसमें आपको सिक्योरिटी ज्यादा बेहतर मिलती है। कॉन्स क्या है जी? कॉन्स में बेसिकली रिस्क हैं जो कि आपको एड्रेस करनी होती हैं फॉर एनी आर्किटेक्ट और एनी सिस्टम डिप्लॉय। एक चीज द रिसोर्सेज आर शेयर्ड। आपकी जो एप्लीकेशंस अगर आपने मल्टीपल एक ही कंटेनर में डाली हैं, सो दे आर गोइंग टू शेयर मेनी रिसोर्सेज और वो कंटेनर स्पेसिफिक हो सकती हैं और ओएस कर्नल भी हो सकता है, उस एप्लीकेशंस की अपनी भी हो सकती हैं, so they can be vulnerable as well. और अगर आप उसको टाइप 2 हाइपरवाइजर पे कर रहे हैं तो उस लेवल पे आपकी चीजें और चीजें ज्यादा शेड हो जाएंगी, तो वो रिसोर्सेज भी हैं। इसी तरह मल्टी कोर प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है तो उसमें हार्डवेयर लेवल के ऊपर आपकी मल्टीपल चीजें जो शेड होती हैं, जैसे काफी ज्यादातर तो रिसोर्सेज होंगे वैसे ही वो हैं शेड है। आपकी चाहे एल3 कैशे है, आपके आईओज हैं, आपकी एक्सटर्नल जो कम्युनिकेशन हो रही है, कंट्रोलर्स हैं, ये सारे शेड होते हैं। सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक किसी कंटेनर की वजह से कोई चीज अगर फेल हो जाए या वो इंडिविजुअल अगर आप उसका मल्टी हार्डवेयर आर्किटेक्चर से कंपेयर करें तो अगर वो आईओ डिवाइस या आईओ कोई फेल होती है, तो मेमोरी फेल होती है, तो कंट्रोलर फेल होता है, so it gives you a single point of failure. So but this is similar to like virtualization में भी क्योंकि ये challenge होता है, so this is in comparison to the traditional architecture. Interference analysis are generally needed, तो आपकी जब shared resources हैं so they are going to interfere with each other, so you need to have an interference analysis.
which is going to tell you कि जी अच्छा जी किस चीज़ का किसके ऊपर कितना इम्पैक्ट है और आप उसको किस तरीके से जो है ना अलग-अलग कर सकते हैं। सेफ्टी लाजमी नहीं है। अभी हमने जैसे कहा जी कि अच्छा जी अपेरेंटली इट सीम्स कि दे आर क्वाइट सेफ, बट इट डज नॉट नेसेसरली मींस कि कंटेनर जो है वो आपको डेफिनेटली आइसोलेशन गारंटी कर रहे हैं। आपकी टेम्पोरल इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं, मींस कि आपकी पहले अभी हुई जो इंटरफेरेंस हुई है वो चीज़ों को डिले कर दे। अगर डिले होंगी तो फिर यस, इफ यू आर रनिंग अ हार्ड रियल टाइम एप्लीकेशन दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। स्पॉशल इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं जिसमें आपकी जो मेमोरी है एक जो है वो दूसरे की मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। और अभी भी जो है चूंकि हम वीएम्स के लिए भी कोई एक्रीडेशन जो सेफ्टी एक्रीडेशन है और जो पॉलिसीज हैं प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। तो सिमिलर इज फॉर कंटेनर्स एज वेल। सिक्योरिटी जो है बाय डिफॉल्ट चूंकि कंटेनर्स आर मेनली वर्क स्पेसेस जो कि उसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा वो क्वेश्चन पूछा था कि वीएम्स का, तो वीएम जो ओएस बिकॉज प्रोवाइड यू लॉट ऑफ लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो वो चूंकि अलग-अलग ओएसएस होती हैं और विच आर रनिंग इनसाइड एन ओएस जो कि हाइपरवाइजर होता है, सो दे गिव यू अ गुड लेवल ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन कंटेनर्स में चूंकि यूजर स्पेसेस अलग-अलग की होती हैं एंड जनरली दे से कि यस दे आर सिक्योर, बट वो लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लली उसका नहीं है जिस तरह से आपको वीएम वाला होता है। सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू इंश्योर कि जी आप जन डेटा जो है उनको कंटेनर्स के अंदर स्टोर ना करें, सिर्फ एप्लीकेशन को करें, एप्लीकेशन लॉजिक को करें, प्रोसेसेस को करें, सर्वर्स को करें। और कंटेनर प्रोसेस जो है वो कंटेनर स्पेसिफिक फाइल सिस्टम की पर राइट करें और जो उनकी नेटवर्क नेम स्पेसेस हैं दे नीड टू बी कनेक्टेड टू स्पेसिफिक प्राइवेट इंट्रानेट, ठीक है, उसके थ्रू आपस में वो कम्युनिकेशन करें। और जो उनकी प्रिविलेजेस हैं कंटेनर सर्विसेज की दे नीड टू बी मिनिमाइज्ड कि जो रूट की ना हो, वरना ये हो सकता है कि एक कंटेनर जो है वो दूसरे कंटेनर की सर्विसेज को जो है वो जाकर एक्सेस कर। और आप ये ड्यू टू माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यू कैन डू द कंटेनर स्प्रॉल एज वेल। कंटेनर स्प्रॉल क्या हो जाता है कि यू डू द एक्सेसिव कंटेनराइजेशन फॉर ईच माइक्रो सर्विस, यू ट्राई टू क्रिएट सेपरेट कंटेनर और जिसकी वजह से आपका एफर्ट्स और जितनी भी उसको मैनेज करने की का टाइम है वो बढ़ सकता है। इवन आपकी रिसोर्स वेस्टेज भी शुरू हो सकती है क्योंकि कंटेनर अगेन एटलीस्ट कंज्यूम सम स्पेस जो उसकी क्या कहते हैं लाइब्रेरीज हैं और जो बाकी रन टाइम्स हैं वो साथ चूंकि हर एक के अपने अपने होते हैं, सो दे कैन कंज्यूम सम एडिशनल स्पेसेस। ये उसी का एक ग्राफिकल व्यू बताया हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल दीज आर दी एप्लीकेशंस जो रन कर रही हैं मल्टीपल आइदर थ्रू कंटेनर्स और थ्रू वीएम्स इन अ हाइब्रिड कंटेनर आर्किटेक्चर। और ये जो है ये फिर शेयर्ड रिसोर्सेज यूज करें। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ दीज एप्स दे आर यूजिंग मेन मेमोरी। वैसे तो ये सारी ही एप्स शायद एक ही मेन मेमोरी है तो उसको यूज कर रही होंगी। हियर देयर आर टू एप्स व्हिच आर यूजिंग दिस एक्चुएटर or here two apps or sensor two apps which are using this shared L3 cache and they are doing something on a shared data. So this can these type of things they can create issues as well. ठीक है जी, तो ये थे जनाब आपके इन जनरल कंटेनर्स। तो इसके बाद एक हम थोड़ा कुछ देखेंगे लिनक्स कंटेनर्स पे एंड देन और डॉकर्स एंड कुबरनेटिस। वन सर जी सेकंड ड्राफ्ट के बारे में सर आपने कुछ कहा था वो डिस्कस करने के लिए। जी सेकंड ड्राफ्ट जो है उसका मैंने कहा था कि उस पर कर लें क्या कहते हैं लाते के ऊपर मैं चाह था कि एक उसका सेशन दे दूं, मैं नहीं दे सका, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मीनवाइल आप उसको उसी तरह वर्ड में तो बना लें। और उसका टेम्पलेट जो है उसमें से मैंने आपको कहा था कि वो बढ़ाना है लेकिन वो मैंने अभी भी शेयर कर दिया है उसमें ना व्हाट्सएप पे कि उसमें मेनली जो एग्जिस्टिंग वो है उसके अंदर आपने लिटरेचर रिव्यू और उसका कंपैरेटिव एनालिसिस शामिल करना है, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको बेसिक रीस्ट्रक्चर करके दो तीन ये सेक्शंस टोटल बनेंगे अभी। और नेक्स्ट जो ड्रॉप होगा उसके अंदर फिर आपने डिटेल में अभी आपने सिर्फ प्रपोज्ड आइडियाज साथ उसके कुछ दे देंगे लेकिन जो मेजर एम्फेसिस है
वो आपका होगा एग्जिस्टिंग वर्क जो हुआ है उसके ऊपर और उसके कंपैरेटिव एनालिसिस पे। जो लास्ट ड्राफ्ट होगा एट द एंड जो देना है उसके अंदर फिर आपका लिटरेचर रिव्यू जो है, जो एग्जिस्टिंग वर्क है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसका एनालिसिस भी, और आपका अपना जो प्रपोज वर्क होगा और उसका कोई रिजल्ट या जो भी आपने उसके एनालिसिस करने होंगे वो आप बता। Okay, Ji, now we start the Linux containers. Linux containers or LXC is an operating system virtualization method. बड़ा पॉपुलर मेथड रहा है और लिनक्स का बिल्ट इन मेथड था, क्योंकि बहुत सारे लिनक्स फ्लेवर्स के अंदर ये फिर आपका आ गया। और LXC इट प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, नॉट अ वर्चुअल मशीन, जैसे हमने बात कर ली है। अब आगे की कुछ चीजें जो है आई विल गो क्विकली, तो बहुत सारी इस तरह की आएंगी जो कि पहले हमने डिस्कस कर ली हैं, तो दे आर सिमिलर। Linux containers is basically LXC is abbreviation for Linux containers, and it's a lightweight virtualization और वही मॉडर्न जो लिनक्स के कर्नेल के सारे वो फीचर यूज करती है, and it creates isolated workspaces and it provides containerization of Linux operating system or single or multiple applications as well. So what you can do is you can create or you can install a Linux operating system as well inside a Linux container as well. तो ये वो ही वाला काम फिर करता है जिस तरह से आपका वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर कर रहा है। But generally we use it for running multiple applications or application servers. And Linux LXC as a technology is not LXC tools, because there are many LXC tools to manipulate the thing, to orchestrate the things. So LXC जो है वो ये है, which is actually containerization technology. It's a lightweight thing, और ये हमने पहले भी देख लिया है. It's flexible and lightweight. Virtual machines में typically क्या होता है? Yeah, this is a typical architecture for virtual machines. You do have an OS, and then you do have some bins and libraries, and then you run an application. Whereas in case of a Linux containers, you can have multiple type of options. You can run applications only. You can bundle applications along with their run times, libraries, etc. ये बड़ा common case होता है, ये वाला या ये वाला. And then even what you can do is inside a container you can have an OS, then a library, and then an application as well. But if you do this, it becomes quite similar to virtual machines. बिल्कुल VMs वाला काम हो जाता है, और ये जो Linux container है, it works as a hypervisor. और इसी तरह जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी कंटेनर्स में ज्यादा, और दूसरा डेंसिटी, वो हमने पहले बात की, डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑन द सेम मशीन you have to install operating systems, you must have to install operating system in each VM in case of virtual machines. So you're going to have lesser space and processing time left for the application. जबकि इस केस में क्या है, you can have more applications onto your systems, because containers are lightweight, you don't need to have separate operating systems for each. So you can have multiple applications along with their runtimes and libraries, etc. And you're going to have more time allocated for the applications as well in terms of run. तो वो दोनों चीजें आपकी ज्यादा हो जाती हैं. और अगेन सिमिलर टाइप का है हाइपरवाइजर्स वर्सेस लिनक्स कंटेनर्स. तो ये अब आपको पता ही है. टाइप 1 हाइपरवाइजर में यू हैव हार्डवेयर हाइपरवाइजर, उस पर आप VMs रखते हैं जिसमें ये पूरा स्टैक होता है, OS का, रन टाइम का और ऐप का. जबकि टाइप 2 हाइपरवाइजर में हार्डवेयर के ऊपर पहले OS होता है, फिर हाइपरवाइजर होता है, फिर उसके ऊपर VMs होती हैं जिनके अंदर वही सेम स्टैक है, OS, रन टाइम और ऐप का. Whereas in case of Linux containers, you have a hardware, you have a Linux operating system, and on top of that Linux operating system you are going to have containers. ये container जो है they can have runtime inside along with the apps, or apps can be inside and runtime can be outside. जैसे कोई एक normal सी कोई app है तो वो multiple apps same runtime share करती है, so yes they are going to run through this one. For example, simple जो Win32 की apps हैं, आपने जो normal apps install की होती हैं, so they are going to run through this this thing. LXC का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. इट्स ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस. बहुत तेज़ी से जो है इट्स इंक्रीजिंग. और यू कैन सी फ्रॉम बिकॉज इट्स ऑल 2007 से इसका जो ग्रोथ रेट है
it's like this, and then जो Docker का over the Google, it's like this, ठीक है? तो ये LXC का जो usage है वो Google के ऊपर काफी ज्यादा है, and now they are using it along with the Kubernetes orchestration, तो it's quite large. Kubernetes वैसे भी Google ही ने बनाया था, और हमने पहले ही बात की कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप जो है इट्स लोअर एज कंपेयर टू traditional virtual machines, so which is quite good. And there are a lot of tool sets which can work along with the Linux containers or even other containers as well. And it has a support from many clouds. For example, with OpenStack private cloud, with JD, with Parallels, with JCloud, and then on many public clouds as well. LXC की performance को अगर आप compare करें, so the prevent time is very low even as compared to VM as well, और VM का तो पहले हमें पता है कि it's very less as compared to आपकी जो manual या जो पुराने जो systems होते थे उनसे। टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें तो LXC जो है ये वही जो आपके मॉडर्न लिनक्स कर्नल्स हैं उनके ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर जो आपके सी ग्रुप्स होते हैं लिनक्स के अंदर, which creates workspaces for multiple users, then accounting and control and namespaces हैं, और ch root है। ये सारे लिनक्स के आपके मेन कॉन्सेप्ट्स, इसी तरह लिनक्स सिक्योरिटी मॉड्यूल्स हैं, इन्हीं सबको लेते हुए बेसिकली आपका जो LXC टेक्नोलॉजी स्टैक है वो डेवलप हुआ। और फिर इसके अलावा आपके एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के भी टूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और जिनके थ्रू जो है आप LXC को यूज करते हैं। देन यू डू हैव ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स एज वेल। LXC खुद भी पार्शली कुछ करती है, बिकॉज आपको पता है लिनक्स बेस्ड क्लस्टर्स बनते हैं, लेकिन अगेन ज़्यादा वेल एस्टैब्लिश्ड अगर आपको यूज करना है तो यू विल गो फॉर थर्ड पार्टी। सो इफ यू वांट टू बिल्ड अ कंटेनर, मेन आपने उस कंटेनर के लिए क्या चीजें देखनी है कि आपके उस कंटेनर के अंदर प्रोसेसेस कितने होंगे, थ्रोटलिंग कितनी होगी, मींस कि कितना उसका प्रोसेसर यूज होगा, उसकी लिमिट कितनी लगानी है, देन प्रायोरिटाइजेशन किस तरह से होगी, रिसोर्स आइसोलेशन किस तरह करनी है, फाइल सिस्टम क्या होगा, माउंट पॉइंट क्या होगा, एंड सिक्योरिटी क्या होगी। LXC images, just like any other container images, they are there, or they are lightweight, and मेजर क्या है कि जब लिनक्स इमेज सॉरी LXC इमेजेस जो हैं वो सिर्फ LXC कंप्लाइंट ही सिस्टम्स पे चलेंगे, because they need to have same architecture, and most importantly endians needs to be same. Okay, if it is little endian, then it needs to be little endian. If it is big endian, so it needs to be big endian. It's little endian. And you need to have a Linux-ish operating system, and so you can run multiple Linux distributions as well. जैसे अभी बात की हमने, you can run multiple, you can also run operating systems on top of these Linux containers. तो वो अगर आप run करना चाहें तो yes, you can run multiple Linux distros. You cannot run Windows or other operating systems. सिर्फ Linux की distributions run हो सकती हैं। इमेज टाइप जो है दोनों हो सकते हैं, सिस्टम भी हो सकता है और एप्लीकेशन भी हो सकता है। सिस्टम होगा तो यस इट्स गोइंग टू बी अ वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्यादा यूजर जो है दैट इज फॉर वर्चुअलाइज्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इट्स गोइंग टू बी स्टैंडर्ड लिनक्स डिस्ट्रो, और अगर एप्लीकेशन होगी तो इट्स गोइंग टू बी that specific application along with its runtime or dependencies. तो जो हमने पहले भी बात की कि JEOS just an operating system is complex. Then you are going to find the mount point as well. आप उसका mount point establish करते हैं ताकि आपकी जो उससे related जितने भी resources हैं वो उसके साथ connect हो सकते हैं, link हो सकते हैं। इसी तरह हर कंटेनर इमेज का जो इनिट प्रोसेस होता है, इनिट आपको पता है कि इनिट इज द फर्स्ट प्रोसेस वंस यू बूट एनी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट गिव्स एन इल्यूजन के जी अच्छा जी जिस तरह वो कंटेनर जो है वो बूट हुआ है। तो और इनिट जो है वो डेमन प्रोसेस होता है, तो इट रन्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ लिनक्स यूनिक्स बेस्ड जितने भी हैं, चाहे वो लिनक्स है चाहे सोलारिस है, लिनक्स की कोई भी डिस्ट्रो उसके अंदर इनिट मौजूद है। सो इनिट रन्स देयर,
और इसी तरह इनट की एक छोटी सी illusion होती है हर कंटेनर के अंदर. Or there are various tools through which you can actually build Linux container images. You can use SwiftKDB, dbootstrap, and the other tools as well. इसी तरह लिनक्स का अपना सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है which provides a framework for mandatory access controls. और दो तरह के access controls होते हैं लिनक्स में. जो लोग लिनक्स यूजर हैं they already knew this. एक होता है आपका MSC और दूसरा होता है DSC. तो ये दोनों जो हैं दोनों का मैं स्लाइड पर ये होता है कि जो मैक होता है वो उसमें एडमिन जो है वो कंट्रोल असाइन करता है किसी भी यूजर को किसी भी विषय में. whereas जो DSC होता है उसके अंदर जिस जो यूजर्स होते हैं they can assign rights to other users for their own resources. तो उनकी जो अपनी रिसोर्सेज होती हैं उनके राइट्स वो किसी और को असाइन कर सकते हैं. तो टिपिकली जो मैक है उसका जो है वो आपका जो एडमिन होगा जो लिनक्स एडमिन है वो उसके राइट्स असाइन करता है टू एनीथिंग. वो प्रोसेस के भी हो सकते हैं और किसी रिसोर्स के भी हो सकते हैं. Whereas in case of a DAC, it's for the resources and only to the resources जो किसी भी इंडिविजुअल यूजर की होती हैं उसकी सामने. लिनक्स की कैपेबिलिटी जो है वो जब आप इसको कंटेनराइज्ड कर देते हैं तो कंटेनराइज्ड के केस में यू कैन आल्सो अलाउ अ प्रिविलेज लेवल टू अ कंटेनर. अगर तो कंटेनर को प्रिविलेज लेवल असाइन हो जाएगा तो कंटेनर के जो प्रोसेसेस हैं they can directly interact with the low level spaces as well. So they are going to interact with the kernel space, and via kernel space they will be able to directly access the low level resources. आपको पता है privilege level पे फिर आपको you can execute the privilege instructions. लेकिन अगर आपका unprivileged process है, so if you will try to access any privilege instruction, so it's going to be tracked. ठीक है. और उस केस के अंदर आपका जो कर्नल है कर्नल इज इवेंचुअली गोइंग टू वर्क फॉर दैट. और कर्नल जो है वो कोई भी जो प्रिविलेज काम है वो फिर करता है. मल्टीपल इंडस्ट्री के टूल्स अवेलेबल हैं फॉर LXC फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस. यहाँ पे उसकी डिटेल मैंने दे दी. आई एम नॉट गोइंग टू टू मच डिटेल. काफी सारा स्लाइड्स रहती हैं. और लाइक जो है ओपन वीजी जो है वो वैसे ही लिनक्स की लिनक्स कर्नल है. लिनक्स वी सर्वर अगेन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है. देन वीबोर्ड LXC है. LXC टूल्स हैं. वार्डन है. LMCTKI है और डॉकर है. So they do have compatibility with LXC for multiple purposes. So they give different types of tooling option to work with LXC. और लाइसेंसिंग इनकी डिफरेंट है. LXC की जो orchestration और management है you can do it through various tools. You can use Docker. You can use OpenStack के अंदर इसकी built-in orchestration support मौजूद है. You can also use CoreOS. CoreOS again it's a Linux distribution. और CoreOS का नाम I think now it's been changed. Or now they say container Linux. I think now there is a container Linux. Or there are many other third-party applications as well. Or if you want to do Linux container migration can do it through CRIU tool as well. So there are a lot of tools. अगर आप इसको सर्च करें you will find a lot of tools for LXC. और वो different purpose है. कुछ काम करता है कुछ काम करता है. Gaps क्या हैं जी? Still there is a lack of industry tooling in sport. बहुत सारे tools available हैं लेकिन unified tool या एक बड़ा tool जो बहुत सारे काम कर रहा है वो काम होते हैं. Live migration was a problem. लेकिन जो उसके next generation है LXD it's there. और LXD जो है उसके अंदर आप उसको live migrate कर सकते हैं. Docker इसीलिए ज्यादा famous हो गए. LXC बहुत पहले से थे. Docker ने बहुत popularity gain की. This was one of the major reason कि आप कंटेनर को लाइव माइग्रेट नहीं कर सकते थे LXC के अंदर. तो डॉकर ने ये काम कर दिया जिसकी वजह से फिर LXC को प्रॉब्लम हुआ. और फिर इन्होंने जो नेक्स्ट वर्जन है जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर फिर इसकी सपोर्ट शामिल.
They are fear of security, full orchestration नहीं ये provide करता, और integration with existing virtualization and cloud tooling is not too much strong. बहुत ज़्यादा कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स नहीं है इनके लिए. स्किल सेट एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो है. लोग वीएम पे काफ़ी ज़्यादा हैं ट्रेन, क्योंकि वो स्टैब्लिश्ड है, स्किल सेट भी बेहतर है, लेकिन जो कंटेनर्स है उसका बहुत ज़्यादा नहीं है. और स्लोअर अपस्ट्रीम सपोर्ट है, क्योंकि इसमें आपको जो है कर्नल वर्किंग प्रोसेसेस चाहिए, क्योंकि कर्नल ही इसकी आइसोलेशन करता है और उसको मैनेज करता है. ठीक है जी. काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं एलएक्सी की वजह से, विच यू कैन सी के जी जहाँ पे ट्रेडिशनल वीएम्स को प्रेफर किया जाता रहा है, क्योंकि एलएक्सी जिसमें काफ़ी सालों से था, तो कंटेनर का भी बड़ा फायदा ये वाला, बट स्टिल अडॉप्शन नहीं हो पा रही थी. अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गई है. दैट वाज ड्यू टू द रीजन के जी नॉन लिनक्स बेस्ड ओएसएस जो हैं उनकी वर्चुअलाइजेशन का फिर क्या करना. फॉर एग्जांपल विंडोज के साथ कंपैटिबल नहीं है एलएक्सी, ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के साथ नहीं है, AIX के साथ नहीं है, स्लाइड्स के साथ भी आई थिंक नहीं था. सो इसी तरह कई होस्ट हैं जो कि एलएक्सी को सपोर्ट भी नहीं करते. तो these have been the big challenges. Now we discuss about Docker. डॉकर हमने पहले बात की. डॉकर क्या है जी? इट्स कंटेनर इंजन, जस्ट लाइक एलएक्सी जिस तरह से, इसी तरह डॉकर भी है. और बट वेरी फेमस, बहुत ज़्यादा इस वक्त की इस टाइम में कंटेनर की बात करें तो साथ ही डॉकर का नाम आता है. और डॉकर जो है इट वाज फॉर्म्ड इन आई थिंक 2011 और 12, और जो फर्स्ट जो इन्होंने अपना जो वर्जन और अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन दी थी दैट वाज इन 2013. और दे हैव अ सपोर्ट फॉर विंडोज एज वेल. और उसी तरह वही कंटेनर्स देते हैं विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. डॉकर की जो सपोर्ट है वो वैसे तो फ्री है, बट यू कैन हैव अ प्रीमियम टीयर्स एज वेल, ताकि आपको बेहतर सपोर्ट मिल सके. जनरली यू नो दे अर्न मनी फ्रॉम देयर प्रीमियम सपोर्ट, जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं उनकी. So Docker actually does what they enable the application developers to develop applications with efficiency and make their deployments more efficient. So development भी yes rapid हो जाती है, but the most important thing is deployment is more efficient. और development में you know कि जी deployment testing is very important as well. तो एक final deployment है, उससे पहले deployment को आपने test भी करना होता है, तो that becomes very rapid and very easy. और इसी तरह वेंडर लॉक इन को भी डॉकर ने काफ़ी रिड्यूस किया है, विच गिव्स यू मोर पोर्टेबिलिटी एज वेल. और मार्च 2013 में जी एज एन ओपन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था. और ये पुरानी खबर है जी, 2+ बिलियन डाउनलोड, अभी काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं इसके. मोर देन 2000 कंट्रीब्यूटर्स हैं. नंबर 2 मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट है. I got this information from somewhere, but not sure to be among all the software projects. They are every type of project, and there are 185 community meetup groups in 58 countries. It has an open design, so there are a lot of contributors, which are from Reddit, IBM, Google, Microsoft, VMware, AWS, and many others. And there is an 12-member गवर्नेंस एडवाइजरी बोर्ड, जो कि डॉकर कम्युनिटी जो है वो सिलेक्ट करती है. सो देयर इज एन ओपन गवर्नेंस मॉडल एज वेल. सो दिस द सिमिलर, so you do have physical hardware, then operating system, then you have a container engine which is Docker, container engine in runtime Docker, and you run multiple applications on top of that. और डॉकर का बेसिकली मिशन क्या है? To provide an open platform for building distributed applications for developers and system administrators. So they say that you need to build application very fast and then eventually ship it fast, run very fast, run any app and anywhere. So actually this is their motto. So the build fast, ship fast, run fast, any app and anywhere. If you see the Docker's basics, so Docker
container image is there, just like any container image, which is really very lightweight and standalone software package, और जिसमें आपका जो है उसका कोड है, उसकी रन टाइम लाइब्रेरीज हैं, कोई और टूल हो सकते हैं, और भी डिपेंडेंसीज हैं, तो सारी चीज़ें शामिल होती हैं उस इमेज के अंदर along with the image information जो कि metadata में होती है, और once you run it, so after running it becomes a container. जैसे हमने पहले बात की कि कंटेनर क्या चीज़ है, कंटेनर वो है जो कि एक रन टाइम इंस्टेंस है ऑफ एनी कंटेनर इमेज, और लिनक्स विंडोज बेस्ड दोनों एप्लीकेशंस के लिए मौजूद है, और कोई सा भी आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर लें वो हमेशा सिमिलर तरीके से रन करेगा, और जो भी आप डॉकर कंटेनर रन करते हैं उसकी as per Docker main characteristics can be it's standard, so it's been created on an industry standard, so they are quite portable and they are lightweight, so they share the machine OS, so you no longer need to have OS bundled with the application servers, and secure as well, so applications are quite safer and secure, and Docker provides strongest default isolation capability in the industry. This is Docker's claim. Okay? तो मेजर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डॉकर के सिमिलर हैं, इमेज है, कंटेनर है, डॉकर हब या रजिस्ट्री है, एंड डॉकर इंजन है। ठीक है जी। इमेज क्या चीज़ है आपको पता है कि वो स्नैपशॉट जिसमें वो फाइल्स की फॉर्म में, और जो कि कंटेन करता है कि ये है क्या चीज़, सो दैट इज अ कंटेनर इमेज। देन यू हैव then you have container registry या hub, container registry या जो hub है उसके अंदर आपने कंटेनर को इस इमेज को सेव किया होता है। then you have docker container, वो जब इस इमेज को रजिस्ट्री से ला के आप लाइव करेंगे, so that will become a docker container, so from one image you can have one container, you can create tens of containers, hundreds of containers, and who is going to create it's the docker engine. So docker engine does what? It creates, ships and run application containers. ठीक है, तो ये सारे काम यही करता है कि आपका इसके क्रिएट करके स्टोर करना रजिस्ट्री के अंदर डॉकर इंजन, उसको रन टाइम पे इमेज से कंटेनर में कन्वर्ट करना और किसी फिजिकल या वर्चुअल मशीन के ऊपर उसको रन करना, ये डॉकर इंजन का काम। So Docker Engine is a container runtime that runs on various Linux and Windows operating system. ठीक है, तो Windows और Linux दोनों के ऊपर रन करता है, और it creates simple tooling and universal packaging approach, एक ही तरह की अप्रोच होती है जिसके थ्रू ये इसको उसके अंदर बंडल कर देता है। So if you're running this on to a different architecture, you will be able to run. ठीक है, तो आप उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज बेस्ड है तो उसको लिनक्स पे चलाएंगे तो विल बी एबल टू रन ऑन टू दैट। ठीक है, सो इट विल रन कंसिस्टेंटली और ऑन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेशक लैपटॉप पे चलाएं, बेशक आप एक पब्लिक क्लाउड के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलाएं। मल्टीपल स्टोरेज टैग्स हैं डॉकर्स की, एक रजिस्ट्री है डॉकर की, रजिस्ट्री में जो आपके कंटेनर इमेजेस हैं वो स्टोर हुए होते हैं, मींस के वो जो आपका हब है, जो डॉकर हब है वो बेसिकली रजिस्ट्री में स्टोर करती है, और देन यू डू हैव अ ग्राफ, जब आप उसको रजिस्ट्री से उठा के जो आप कंटेनर बना देते हैं तो हर कंटेनर जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इट्स ऑन अ ग्राफ, और देन you do have volume as well. तो वो जो persistent storage आपने रखनी है for the data which is related to the containers, that is called volume. Docker adoption is very fast, जिसने आपको बताया Docker Hub जो है it's I think there is some mistake here, यहाँ पे data था और वो delete हो गया। Docker Hub is quite large. इस वक्त जो डॉकर्स के रजिस्टर्ड यूजर्स हैं they are 650,000 प्लस, जो डाउनलोड्स हैं 37 बिलियन कंटेनर डाउनलोड्स हैं। I try to take it down. पुल्स जो हैं टोटल वो 2 बिलियन है, 2 बिलियन पुल है। ठीक है,
और जो डाउनलोड्स हैं दे आर 37 कंटेनर डाउनलोड्स। सो क्योंकि अगर आप उस पर डॉक्टर पे जाएंगे ना तो वो आपको बने बनाए भी कंटेनर इमेजेस देगा। and the growth rate is 150% plus per month. Again, I'm not sure exactly growth rate adoption के हवाले से किस तरह, क्योंकि अगर adoption है और अगर ये growth रहता है तो this is too much। तो अगर आप ये figure देखें तो then it seems yes तो probably यही rate होगा तो 150% हर महीने में increase हो जाते हैं। तो this is how you can achieve this type of figure, this 37। नेक्स्ट इज Kubernetes। बाकी जो है आप डॉकर इंजन की बात करें, आप डॉकर्स की और या LXD की, तो ज्यादातर चीजें आप वही हैं जो कि कंटेनर्स में हमने कवर कर दी कि वो कंटेनर्स हैं जो कि तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही प्रोज एंड कॉन्स और वही सिमिलर टाइप की चीजें। Kubernetes जो है ये दोनों जो है जैसे हमने बात की LXD और वो दे आर बेसिकली फॉर कंटेनर रन टाइम, कंटेनर इंजन है। ये जो है दिस इज कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। सो ऑर्केस्ट्रेटर जो है क्या करता है, इट ऑटोमेट्स एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट। और नेम ऑफ इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक। ओरिजिनली गूगल ने डेवलप किया था और बाद में गूगल ने इसको आउटसोर्स कर दिया और ओपन सोर्स बना दिया इन 2014। Kubernetes जो है इट्स पोर्टेबल एक्सटेंसिबल प्लेटफॉर्म है एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप करते क्या है कि यू मैनेज दी कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स बोथ आपकी डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहें वो भी कर सकते हैं और उस वक्त रन टाइम के ऊपर एंड देन यू कैन हैव एन ऑटोमेटेड एज वेल and it provides a platform for automated deploying, scaling, operations। तो लार्ज स्केल जो आपने डिप्लॉयमेंट्स करनी होती हैं और यूजेज करनी होती है, यू एक्चुअली डू थ्रू डॉकर्स एंड इट हैज अ लार्ज रैपिडली ग्रोइंग इकोसिस्टम और Kubernetes services support and tools are widely available। ठीक है, 2 मिनट रहेंगे इस वाले तो मैं इसको खत्म करता हूँ। Why Kubernetes? Kubernetes जो है they manage containers uh, so that there should not be any runtime downtime। Sorry, एक अगर डॉकर सॉरी या कोई भी कंटेनर डाउन हो जाए तो Kubernetes can run another container as well। so वो फेलियर हैंडलिंग जो डाउनफॉल है उसको ये हैंडल करता है, रन करता है, स्केल अप करता है, स्केल डाउन करता है, रेजिलेंसी प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। It can even easily manage a canary deployments। Canary deployments क्या होती हैं कि initially you only deploy for a small set of users or a small scale deployments। वो टेस्ट हो जाती है फिर आप लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट्स कर देते हैं। मेजर फंक्शनैलिटीज या कैपेबिलिटीज क्या हैं जी? It provides intelligent scheduling, self-healing, horizontal scaling, service discovery and load balancing, automated rollouts, and secret and configuration management। मेजर फंक्शंस क्या हैं जी? इंटेलिजेंट स्केजुलिंग, ऑटोमेटिक बिन पैकिंग है जी। Kubernetes जो है क्लस्टर्स ऑफ नोड्स पे काम करता है, कंटेनराइज्ड टास्क के साथ काम करता है। सो यू जस्ट नीड टू टेल कि जी कितना सीपीयू और मेमोरी हर कंटेनर्स को देनी है, इट्स गोइंग टू मैनेज इट ऑटोमेटिकली। सेल्फ हीलिंग करता है, अगर वो कंटेनर फेल हो जाए तो ये उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है, अदरवाइज एक और कंटेनर उसी तरह के जो है वो स्टार्ट कर देता है। अगर कोई कंटेनर नहीं स्टार्ट हो पाता तो उसको किल कर देता है। स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन कर देता है कि आपका जो स्टोरेज है जो भी आपकी चॉइस उसको कनेक्ट करता है, माउंट कर देता है विद कंटेनर्स। सर्विस डिस्कवरी करने का काम करता है। सर्विसेज जो है आपके डिफरेंट जो डोमेन नेम्स हैं उनको एसोसिएट कर देता है, आईपीज के साथ एसोसिएट कर देता है कंटेनर्स को। That's all for this module. Thanks for watching.